3 बार आपने समझा पाया तो चौथी बार में भी समझा नहीं पाओगे। तो आ गया कि हाँ भाई अभी समझा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को, अपने बच्चे को एकदम अपने सब्जेक्ट के अंदर जितना प्यार मतलब सारा खेल टीचर का है, आपको सब्जेक्ट की बॉन्डिंग इतनी तगड़ी कर दे कि आपको मजा आ जाए। मैं इतने प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। हेलो हेलो, एमबीबीएस की सीट मिलेगी या तुम कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा करोगे, समझ रहे हो ना। मोटी मोटी चलने वाली लाइफ से नहीं होगी ये, हेलो हेलो, ये गारंटी, ठीक है। अब वो कुछ कभी कभी प्रारब्ध पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। प्रारब्ध समझ रहे हो ना, समझते हो ना प्रारब्ध, हाँ कभी कभी डिपेंड करता है, ठीक है। एक बार मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था, पर बहुत सीरियस होकर नहीं, पर हाँ कोशिश की थी सेल्फ स्टडी करके, ठीक है। अपनी दम लगाई थी पूरी, एक बार सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि उस समय मेरे टाइम पर इतना नीट का वो हाई हुआ नहीं था। नॉर्मल लोग बीएससी करते थे, एमएससी करते थे, सिविल में जाते थे। हाँ सिविल का बड़ा स्कोप था, अभी आईएएस पीसीएस बनना है भाई, ठीक है, ये करना है वो करना है, समझ रहे हो ना। कि सरकारी वो नहीं, जिसमें बिहार के अंदर तो अपना होता ही है ना कि यार यहाँ पावर चाहिए भाई, ठीक है, कुछ भी हो खाने को नहीं, पावर चाहिए, समझ रहे हो। चाहे पॉलिटिक्स की पावर हो या कोई भी पावर हो, पावर चाहिए। तो हाँ इतना जरूर है कि आप मतलब कुछ ना कुछ तो कर जाओगे, ठीक है। बस एक प्रॉमिस करना होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार, 2 बार, 3 बार अपनी कोशिश जरूर करोगे टीचर से पूछने की, समझ रहे हो ना। फिर हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे आपके, एक ग्रुप भी बना लेंगे अपना, ठीक है। कभी भी कोई भी तुम्हें ऐसा लगता है कि सर रात के 12 बजे अगर मैं रिस्पॉन्स दे पाऊं तो सर यार मन नहीं लग रहा सर, ठीक है, सर मन बड़ा मतलब व्याकुल हो रहा है सर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ व्याकुलता शांत करने के लिए कुछ उपदेश दे सकते हैं, तुमसे टच हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उसका टेंशन मत करना, आपसे बिल्कुल एकदम रेगुलर सारे लोग अटैच रहेंगे, जो भी आपके क्लास के टीचर्स होंगे, ठीक है। मतलब चीजें बहुत अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, बस आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है, और ये नहीं सोचना है कि नेक्स्ट ईयर नहीं, जो करना है इस साल करना है। मतलब रगड़ तो हम देंगे, ये हमारी गारंटी है, या तुम भाग जाओगे, ठीक है, कि सर नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर तुम ढंग से मतलब निखरी जाओगे, ठीक है। तो इतना है कि यार अपन लोग पूरा दम लगा देंगे, सोच के बैठे हैं, और देखो सोचा तो रैंक के लिए है, रैंक समझ रहे हो ना, सिलेक्शन तो चलो करा ही लेंगे, मतलब ये मतलब हम सबका एक सपना है कि इस बार एक रैंक फोड़नी है यहाँ से, ठीक है। अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो रैंक फोड़ेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा हमारा कैसा है, बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा है, हम उसको पहले उस लेवल पर लेके आएंगे, ठीक है, फिर सिलेक्शन वाली लेवल पे लेके आएंगे, फिर रैंक फोड़ने वाली लेवल पे लेके आएंगे, पर शर्त है मतलब बच्चा एग्री हो। अगर बच्चा एग्री नहीं है ना, समझ रहे हो ना, बच्चा नहीं, सर अब बहुत नहीं, हम खींच रहे हैं उसको, अब सर बस अब नहीं चल खिंच रहा है, ठीक है। हाँ तो ऐसी स्थिति के अंदर टीचर भी थोड़ा सा मतलब सरेंडर कर देता है, बट हाँ अगर तुम खिंच पा रहे हो और टीचर के संग कर पा रहे हो तो यार हो जाएगा। मतलब सच कह रहा हूं, बहुत तोप नहीं है, मैं 4 साल के बच्चों से बोलता हूं सिर्फ 4 साल के नीट के पेपर लगा ले, ठीक है। अच्छा तुम में से ये बताओ, पहले तो अभी मैं आती अपना स्टार्ट कर दिया, तुम में से ये बताओ कि कितने ऐसे हैं जिनको बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर, एकदम जीरो, सर पढ़े ही नहीं है कि, देखो पहले ध्यान रखना, मेरी क्लास के अंदर शर्म होती है ना, एक हेजिटेशन, उसको खुटी पे टांग के आना, खुटी होती है ना कमरे के अंदर, हाँ उस पर टांग के आना कि भाई जो है सच बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी कोई एजिटेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज तुम जीरो पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एकदम पढ़ के आए हो, सर 2 साल पढ़ चुके हैं पर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अब समझ में आता है नहीं आता, फर्क पड़ता है कि अब जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहां तक पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। 6 महीने बाद मैं हाथ खड़ा करूंगा फिर भी हाथ उठ रहे हैं तो ये मेरा फॉल्ट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे सही सही बताओ, अब सही हाथ उठने चाहिए, कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेशर, ठीक है, बिल्कुल सही। कितने ऐसे हैं जो लास्ट ईयर कहीं तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा तैयारी कर चुके हैं, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, ठीक है। मैं बस शर्माने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है, बिंदास हो के हाँ सर की है, नहीं समझ में आया, अब आपके आपके पास आए किस लिए हैं, नहीं समझ में आया इसलिए तो हैं, आप कराओ, ठीक है, पहुंचाओ वहां तक, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार की है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत सही, ठीक है, एक बार की है तो नहीं से, चलो एक आइडिया लग रहा है कि हाँ बच्चे थोड़े से ठीक है कर लेंगे, ठीक है। और सबको बराबर लेकर के आना है। कितने बच्चे अपने लोकल पटना से हैं, मतलब यहीं से, अरे बस, तो सब बाहर से हो गया,
बाहर से मतलब पटना के बाहर अगर कोई गांव है तो वहां से भी बाहर ही हो गया भाई। मतलब तुम रूम लेके रह रहे हो, ठीक है, एक तो घर है अपना यहाँ पर, एक बहुत अलग बात है, और रूम लेके रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो ये यार अपने में एक स्ट्रगल है, ये भी तो ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई बाहर से आए हो, हॉस्टल का भी खर्चा हो रहा है, समझ रहे हो, खाना पीना हॉस्टल निकालना है साली, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि मैं अपनी एक सच्ची स्टोरी बता दूं, जैसे तुम लोग नीट का एग्जाम देते हो ना, ऐसे हम लोग नेट का एग्जाम देते हैं। नेट जेआरएफ होता है, जानते हो क्या? हाँ, यूजीसी का होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है, 6 महीने की होती थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो कोचिंग ना होकर के मतलब वहाँ कुछ टीचर्स होते थे, मतलब जैसे आगरा से हूँ मैं तो, ठीक है। तो कुछ बड़े बड़े मतलब कॉलेजेस हैं, उनके प्रोफेसर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराते थे। तो भाई मेरे अंदर मूड भी आया, तो मैं ठीक है, मैंने भी सोचा कि करते हैं यार, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए मतलब घर से शायद 35 किलोमीटर दूर आउटर में बिल्कुल था। तो मैंने यार अप डाउन करूंगा तो मतलब टाइम टाइम बहुत जाएगा। तो वहीं एक कमरा लिया था मैंने, कमरा समझ रहे हो ना, सस्ता मद्दा कमरा ढूंढा मैंने। तुम मत करना ऐसे, ठीक है। एक घर के सबसे ऊपर टीन शेड पड़ा होता है ना, टीन शेड, एक वो क्योंकि पैसे बचाने थे, स्टूडेंट का जो कंसेप्ट होता है पैसे बचने चाहिए, ठीक है, कर लेंगे यार, ठीक है। तो उसमें भी शायद उसका शायद 400 रुपए किराया था, 200 में देता था, 200 मैंने मनीष नाम का एक और था, उसको मैंने राजी कर लिया था, दोनों मिलके कर लेते हैं यार, ठीक है। तो मतलब तू कुछ समझ में ना आया मुझे बता दियो, मुझे समझ तो समझ नहीं, मैं समझा दूंगा तेरे को, ठीक है। अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। खाना एक टाइम का घर से आ जाता था, कोई ना कोई मतलब आ रहा है जा रहा है रूट में निकल रहा है तो पहुंचा देता। एक टाइम का हम लोग देख लेते थे, कुछ ना कुछ कर ही लेते थे, जुगाड़ कर लेते थे, ठीक है। उस जब मैं वो रूम में लिया तो बस खूब गर्मी पड़ती है, सड़ी गर्मी, पंखा होता था एक सिंपल हिल रहा है वहां पर, क्योंकि वो टी शर्ट पड़ा हुआ ऊपर, ये लोग स्टोर अटैक का बना देते हैं घर में। तो हमने कहा इसको खाली करा दो, हम काम चला लेंगे, सस्ता में मिल रहा था यार, ठीक है। मैं 2,000 रुपए कमरा मिल रहा था, वहां 400 रुपए में मिल गया, 200 रुपए शेयर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब परेशानी होती थी, बस बहुत बुरी हालत होती थी। तो समझ में आता था हम यहाँ पढ़े क्यों हैं, हम आए क्यों हैं यहाँ पर, हम टी शर्ट में क्यों रह रहे हैं। मैं उसे समझाता था, वो मुझे समझाता था, यार ये निकाल देना है इस बार नीट का एग्जाम और नेट का एग्जाम इस बार निकाल देना है, जिससे कहीं अच्छे से प्रोफेसर बन जाए, कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो हमें जब भी परेशानी होती थी ये सोचते थे निकालना है भाई इस बार, ठीक है। तो उस परेशानी को पॉजिटिव ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है हमने सोचा हम इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। तो फिर दिन और रात जितना टाइम मिलता था, ठीक है, वहां से पढ़ करके आए और लग ली अपने बुरी तरह से, ठीक है। वही मैं चाह रहा हूं तुम्हारे अंदर आ जाए कि यहां से पढ़ के जाओ तो ये सोचो कि कितना टाइम बच रहा है, मतलब यार मस्ती मस्ती अगली साल कर लेना, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा बाहर निकलते हैं तो होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, बहुत टॉपर बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और बहुत लोअर बच्चे टॉपर बन भी जाते हैं। तो ये डिसाइड तुम्हें करना है, क्योंकि इतने सालों से बच्चों के बीच में मैं रहा हूं तो देखा है मैंने, थोड़ी सी चीजें हुई हैं, ठीक है। बहुत टॉपर बच्चों को मैंने एकदम, समझ रहे हो, उन्होंने बताया भी, मुझे शेयर भी किया, मैंने यार तू बेटा कहाँ था जब तू आया था, अब आप कहाँ पहुंच गया। तो उसने कहा कि सर 12th तक मम्मी पापा ने घर से निकलने नहीं दिया, डंडे के बल पर ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है। अब पहली बार मैं आगरा आया हूं सर, ठीक है, चकाचौंध देखी सर, मैं तो गया काम से। तो आपको शेयर नहीं कर पाया, मैं आज बता रहा हूं कि मेरे मार्क्स कम होने का रीजन ये है। तो यार ये तुम मत करना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें आगे सिलेक्शन के बाद मिलेगी मिलेगी भाई, मेडिकल कॉलेज में तुम ही होगे, बिंदास जितनी तुम्हारी इच्छा है वहां पूरी कर लेना, समझ रहे हो ना। हाँ वह कर लेना, वहां कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां तुम्हें रोकने वाले, तुम्हारा मतलब रिस्पेक्ट करने वाले लोग होंगे तुम्हें, ठीक है। पर एक साल समझ रहे हो, एकदम ना डोनेशन भाई दे दिया सर, दान दे दिया आपको, ठीक है। अब पेरेंट्स तो है नहीं, मैं तुम ही इसको मान लेता हूं कि सर चाहे पीटना है पीट लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर वहां तक पहुंचा दो बस। ये मैं तुमसे कह सकता हूं, मैं दिल्ली के बच्चों से नहीं कह सकता ये वाली बात, समझ रहे हो। उनको क्या है, उनका सिलेक्शन हो या ना हो, उनको बस प्यार से पढ़ा दो। अपने यूपी या बिहार के बच्चे जो है ना, सर पीटना है पीट लो, ठीक है, बस सिलेक्शन करा दो, ठीक है। इसलिए मैं मतलब कह सकता हूं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना सिस्टमेटिक वे में प्लान चलेगा, ठीक है। पहले थ्योरी होगी, एक एक चीज मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा, पहले मैं कराऊंगा, पूरी क्लास से पूछूंगा भी, मैं पहले बोल दे रहा हूं, मैं रैंडमली कहीं से कुछ भी पूछ सकता हूं, पूरा टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। साथ में एनसीईआरटी में यहां लेके चलूंगा आपको, आज तो कुछ भी नहीं है, पहला देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, नई लेटेस्ट वाली, ये शर्त है। हर किसी के पास ऐसी नोटबुक, जी यार अच्छी नोटबुक है, दिखा बेटा, मेरे नोट्स ऐसे बनेंगे, हाँ ब्लैंक पेपर, ठीक है। अगर नहीं लिख पाते हो तो तुम वाला भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में मैं हमेशा ऐसे नोट्स बनवाता था बच्चों से, और मैक्सिमम मैं डायग्राम ही यूज करूंगा, सब कुछ डायग्राम में ऐड कर दूंगा, और फुल पेज हॉरिजॉन्टल सारे डायग्राम आएंगे, ठीक है, इस तरीके से।
और मैं गारंटी कह रहा हूं ये नोटबुक तुम्हारी मेडिकल कॉलेज में काम ना आए तो मुझे बता देना, मेडिकल कॉलेज तो छोड़ो, तुम्हारी लाइफ में काम ना आए तो मुझे बता देना। तो इस नोटबुक को ऐसा बनाना, क्योंकि जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आना है, ठीक है, मतलब सब आएगा काम, पक्की बात है। क्योंकि अभी भी कल की ही बात है, मेडिकल कॉलेज का एक बच्चा था एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्राइसिस तो बच्चों की लाइफ में होती है पैसे की, तो वो अपना पढ़ भी रहा है, ठीक है, और साथ में उसने मुझसे भी सपोर्ट मांगी, ठीक है, वहां का पुणे का बच्चा है, तो पुणे हम जैसे अभी जाऊंगा मैं पुणे, तो उसने कहा सर आप कब आ रहे हो, तो मैंने कहा इस डेट को आ रहा हूँ सर, मिलूंगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं 50-60 हजार रुपए ऐसे एक बैच से पढ़ा के कमा लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ डाउट्स थे वो मैं उसको बताता रहता हूँ, यार ये ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है। तो समझ रहे हो, एमबीबीएस भी कर रहा है और थोड़ा वो अपना खर्चा भी निकाल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बैक उसकी इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज आपके वहां भी काम आएगी, समझ रहे हो, बैकग्राउंड हेल्प करने में। और ये नोट्स आपके एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ में भी काम आएंगे, कोई बेस होगा ये, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कोई कंजूसी मत करना, अच्छे से पेन यूज करना बढ़िया, ठीक है, और बढ़िया से नोट्स बनाना। और नहीं बना पाओ तो आपको ऑलरेडी मैं पीडीएफ एकदम नोट्स बने हुए दे रहा हूं बेहतरीन तरीके से। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के नोट्स ऐसे हो कि मतलब आज क्या, जब नीट का एग्जाम हो तो पेज पलट रहे हैं उस तरीके से, और रिवीजन हो रहा हो। तुम में से कितने लोग हैं इस साल नीट का एग्जाम दे रहे हैं? ठीक है, ट्राई तो करो, कम से कम ये आइडिया लगेगा कि मतलब एक्चुअल में पैटर्न क्या चेंज हो रहा है इस बार, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, और डिस्कस भी करेंगे उस दिन, ठीक है, आकर के। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे, एकदम कुछ भी, क्या चलेगा सर, कैसे चलेगा सर, सब पता है? चलो ठीक है, ऑनलाइन से ये हो गया कि बच्चा जान गया कि हाँ यार अब ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, पर कुछ हम अलग करेंगे ऑफलाइन के अंदर। वो कहीं है कि दिख रहा है क्या? ले ले बेटा, मिल जाता हूँ। ठीक है, तो पहले ह्यूमन फिजियो कवर करेंगे। ह्यूमन फिजियो से 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एकदम मुट्ठी में करते हैं इसको। और फिर हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल, सेम प्लानर जो मिला है आपको उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के नीट से पहले, अब नीट का एग्जाम तो आएगा अब, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत तेज नहीं पढ़ाऊंगा, तेज तो मैं आगे भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं ड्राइवर जरूर हूं, समझ रहे हो, पर वो पीछे होता है ना, वो दिखाता है, वो क्या कहते हैं उसको, टीटी नहीं ना, गार्ड, जो गार्ड होता है पीछे, वो सब तुम ही हो, तुम्हारे हाथों में ही है। तुम लाल दिखा दोगे मैं रुक जाऊंगा, समझ रहे हो, दूसरे दिन भी लाल दिखाओगे फिर भी रुकी रहेगी गाड़ी, समझ रहे हो, रिदिम मेरी चलती रहेगी पर सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम कहोगे ओके ओके, ठीक है, और तुम देखना सिर्फ तुम्हारी आंखों में देख के पहचान लूंगा तुम्हें समझ में आया नहीं आया, ये तुम खुद खुद फील करोगे, ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तुम हेजिटेट मत करना किसी भी चीज के लिए, ओके। और दो बायो तो खैर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करा दूंगा, पर फिजिक्स में यार मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब अपना पूरा लगा देना, समझ में आ गया ना, मतलब फिजिक्स को मुट्ठी में कर लो, बायो की तो गारंटी मैं ले रहा हूं, बस फिजिक्स को मुट्ठी में कर लेना। और केमिस्ट्री भी तुम कर लोगे, क्योंकि सर्वेसर भी आएंगे, अब सर्वेसर का टर्न है, ठीक है, उनको भी पूरा एकदम जोश में है कि सर ये करा देंगे ये करा देंगे, मतलब पूरे उसमें है। वीटी सर तो मिल ही रहे होंगे आपसे, हाँ, तो बस इसलिए सारे टीचर एकदम औसम है। और सुधांशु सर आए एक आध बार, मजा आया ना, हाँ बस जबरदस्त, ठीक है। और कौन है, हाँ बी एन राय सर, बिंदास है ना, बहुत बढ़िया। और सुभाष सर मेरे संग कोटा में थे, बताया उन्होंने? नहीं बताया, हाँ, तो कोटा में थे, तो लॉकडाउन से बहुत पहले की बात है, तो डाउट काउंटर पे देखता था मैं, बच्चे एकदम मतलब किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो पर डाउट सॉल्व करने के लिए इन्हीं के पास आते थे, ठीक है। वो सर और क्या पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं ना, हाँ, तो ऑर्गेनिक के डाउट एकदम मतलब जो कोटा के धुरंधर टीचर हुआ करते थे और भी लोग, ठीक है, बट पढ़ते उनसे थे, डिस्कशन इनसे करते थे, भीड़ लगी रहती थी, तभी से मैंने कहा भाई बंदे में दम है, ठीक है, तो मजा आएगा, सारी टीम एकदम औसम है। अब तुम्हें कितना समझ रहे हो ना, यूटिलाइज करना है टीचर का, ये तुम्हारे हाथों में है, समझे या नहीं समझे? यार जोश होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है, देखो एक जोश होना चाहिए, टीचर भी जैसे जैसे तुम्हारी तो अभी एक ही क्लास है, आगे क्लासें बनेंगी, जैसे मैं सिक्कर में भी पढ़ाया मैंने, हिंदी मीडियम के अंदर, सिक्कर जानते हो राजस्थान की एक जगह है, वहाँ हिंदी मीडियम के बैच बहुत थे, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े बैच होते थे, मतलब 400-500 बच्चों के बैच होते थे, ठीक है। तो मतलब इतना है कि डिपेंड करता है कि बच्चा कितना मेहनती है, टीचर एंटर करता था ना, यार इस क्लास में जाना है, इस क्लास का बच्चे का मतलब इस तरीके से, ये क्लास इस तरीके से, तो किसी क्लास में टीचर बहुत मेहनत करता था, किसी में कम करता था, वो डिपेंड करता था क्लास के बच्चे कैसे हैं, यानी बच्चे मेहनत करवाना चाहते हैं या नहीं। कई क्लास के बच्चे ऐसे तो सर यार, सर आज मतलब मस्ती के मूड में, सर आज गाना सुना दो, सर आज शेर और शायरी कर दो, तो समझ लो कि मामला वहां पर
फिर टीचर भी समझता था ठीक है भाई, ठीक है, हम तो खैर तुम्हें चाहे तुम शेर सारी की बोल तो भी डंडा बजाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें तो इस बार पहली बार एक ऑफलाइन बैच मिला है, 2 बैच, ठीक है, एक तुम्हारा बैच होगा, एक बैच और लेंगे हम, इनको तो हम रगड़ देंगे और पहले कह के कहेंगे कि भाई ये है, फिर और बैच बनाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं रगड़ पा रहे हो तो दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाना। अगर रगड़ पा रहे हो तो मैं लग रहा है कि हाँ कर लेंगे मेहनत सर के संग, लग लेंगे लास्ट तक, तो भाई लगे रहना, तो लास्ट तक कहीं ना कहीं नैया पार हो ही जाएगी। ओके चलो ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो तुम मुझे बताते रहना कैसे क्या, जहां भी तुम्हें लगे, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है, अभी फर्स्ट फ्रंट पीपीटी नहीं बनवाई मैंने, रात में सिंपल सी बना दी है ऐसी, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेंगे। लेक्चर फर्स्ट होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैं 5 से 6 लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। पर बायो के तो है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री का यार मैं पूछता रहूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, वहां गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा रेस्पिरेशन है क्या, हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं, जरूरत क्या है रेस्पिरेशन की, क्या हमारे अंदर होता है, क्या प्लांट के अंदर भी होता है, क्या सबके अंदर होता है? अच्छा मैं पूछूंगा रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है, कौन बताएगा? हाँ बेटा। अच्छा ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फिर तो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं ना, है ना। तो ऑक्सीजन आगे का प्रोसेस सही है, स्टेप पहला वाला थोड़ा सा समझ रहे हो। हाँ, एक बार और पूछते हैं, और कौन हाथ उठाएगा? अरे यार तुम कॉन्फिडेंस रहा करो, गलती तो होगा। मेरी क्लास के अंदर एकदम बिंदास, नहीं आया क्या? हाँ कौन सा प्रोसेस है, इससे क्या होता है? अच्छा नहीं ठीक है, तूने बहुत हाई लेवल का बताया, नीचे बैठ, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का मतलब। हाँ बस सिंपल, एनर्जी, एनर्जी की जरूरत सबको है, तूने आगे वाला सही बोला था, ठीक है, एनर्जी की जरूरत सबको है। एक लाइन में कहा जाए, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, सबको भाई एनर्जी, ऊर्जा सबको चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तुम लोग खाना खा पी के आए हो या नहीं आए हो? तो चेहरे ऐसे लटके क्यों हैं एकदम? एनर्जी, बैकबोन सीधी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए एकदम, समझ रहे हो ना। पता है वो एक महाराष्ट्र का एक जगह थी जहां आला उदल थे, कहाँ के थे आला उदल? महोबा, महोबा के थे ना, महाराष्ट्र में है। तो नहीं 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 नहीं, आला उदल कहाँ के थे? महुआ के थे, ठीक है। वो पूरी, अच्छा वो जगह का मुझे नहीं क्लियर है, चलो मान लो आला उदल की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। वहां रागी बहुत खाई जाती है, जानते हो रागी? रागी आपकी डाइट में बहुत जरूरी है, ठीक है, कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, मतलब जबरदस्त। तो जब अंग्रेजों ने अटैक किया था तो वो पहले इंडिया में आए थे और देखते थे किस राज के लोग, राजा महाराजा का उस समय युग था, अपनी कमर सीधी करके चलते हैं एकदम, समझ रहे हो ना। तो उससे पंगा नहीं लेते थे वो, उनको बाद में देखेंगे इनको, ठीक है। और जहां के लोग झुक के बैठते थे, झुक के चलते थे, तो यहां अटैक करना, यहां जीतना बहुत आसान है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, कुछ सर्च कर लेना आप, ठीक है। क्योंकि जो बैकबोन आपकी बैंड है, क्योंकि बैकबोन और ब्रेन दोनों कनेक्टेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगर आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखते हो, पता है भाई हम इतने इंटेलिजेंट क्यों हुए? इवोल्यूशन पता है ना भाई। हम पहले, ठीक है, बाइपीडल लोकोमोशन नहीं करते थे, टेट्रापीडल लोकोमोशन करते थे, झुक के चलते थे ऐसे, पता है ना। धीरे धीरे इरेक्ट हुए, धीरे धीरे इरेक्ट हुए, और इरेक्ट होने से क्या हुआ? ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ता गया, बुद्धि का विकास होता गया। तो आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर? बिल्कुल सही, ब्रेन, और ब्रेन किस पर लगा हुआ है? बैकबोन के ऊपर। ये अगर पोस्चर आपने सही मेंटेन कर लिया तो सोचो आप इवोल्यूशन का पार्ट हो फ्यूचर का। और सोचो अगर आप झुकते चले गए तो आप रिवर्स में जा रहे हो, समझ रहे हो ना, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो रहा है। तो वो नहीं करना है भाई, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, आपके ब्रेन की कह सकते हो कैपेसिटी अगर आपको इंक्रीज करनी है, अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना है, तो बैकबोन थोड़ा सा हैबिट डाल लेना, एकदम नहीं होगी भाई, क्या कर रहा है सुबह उसमें, ठीक है, तो एकदम नहीं होगी पर कोशिश करना, समझे नहीं समझे? हाँ तो बैकबोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम अलर्ट होनी चाहिए, जिससे जो भी सिग्नलिंग हो एकदम प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है एनर्जी को लिबरेट करना, एनर्जी, और एनर्जी की जरूरत हर किसी को है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटोजोआ हो, आप समझ रहे हो ना, सबको जरूरत है एनर्जी की, है या नहीं? अब एनर्जी चाहिए तो फूड का क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन, भाई विघटन करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए भाई जरूरी नहीं ऑक्सीजन ही हो,
हाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर फूड का ऑक्सीडेशन करोगे तो बहुत एनर्जी क्रिएट होगी भाई। कंप्लीट कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। आग लगानी है, ऑक्सीजन होगी तो आग लगेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। समझ रहे हो? सिर्फ धुआं ही धुआं उठेगा। तो अगर धुआं उठाना है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लो, बहुत कम एनर्जी बनेगी, ओनली 2 एटीपी। समझ रहे हो? अगर आग लगानी है तो ऑक्सीजन चाहिए। तो बस इतना ही अंतर है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी आप फूड का ऑक्सीडेशन कर सकते हो, एनर्जी बना सकते हो। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी आप एनर्जी बना सकते हो। डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको ऑक्सीजन यूटिलाइज, एनर्जी चाहिए तो आपको ऑक्सीजन यूटिलाइज करने पड़ेगी। हाँ, कम एनर्जी से काम चला रहे हो तो या अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हो। तो दोनों है, पर पर्पस एक ही है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी गेन करना। तो एनर्जी की जरूरत तो ब्रह्मांड में सबको है ना भाई, ठीक है। तो रेस्पिरेशन सब करते हैं, यस या नो? ठीक है, जैसे मैं देखो, जिसको आता है बस हाथ उठाना, क्योंकि ऑनलाइन से कुछ शुरू पता होगा, पर मैं सबसे देखना चाहता हूं, ठीक है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो दिन के टाइम और रात के टाइम हम दोनों टाइम पर ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, हाँ या ना? हाथ उठाना बस, ठीक है, बोलेगा कोई भी नहीं। अगर मैं प्लांटों की बात करूं तो प्लांटों के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ठीक है, दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है, बस हाथ उठाना। अरे इतने ही लोग उठाए हाथ, तुमने क्यों नहीं उठाया भाई? प्लांट क्या करते हैं दिन, बोलेगा नहीं। प्लांट क्या करते हैं दिन और रात में? दिन में क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के टाइम पर, रेस्पिरेशन की, श्वसन की। तुम हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो? इंग्लिश हो ना, तो सब चलेगा ना, तो मैं हिंदी इंग्लिश बोलता रहूंगा, ठीक है। हाँ, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें प्लांट दिन में क्या करते हैं और रात में क्या करते हैं, तुम में से कौन बताएगा? एक बस। हाँ, नहीं, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, जैसे हम दिन में क्या करते हैं या रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, दिनों या रात, पर प्लांट क्या करते हैं? रात में भी। अच्छा, हाँ बेटा, ये हो ना बात, बैठो। हाँ, तुम बताओ। अरे हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं भाई। और दिन में? अरे तुझसे पूछ रहा हूं क्या मैं अभी? नहीं नहीं, तुझसे भी नहीं, तुम में से बताओ यार, और बताओ। दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं? CO2 लेते हैं ना। रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसे तो होता है, लेते हैं। रात में ऑक्सीजन लेते हैं, दिन में CO2 छोड़ते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के अंदर। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, मैं बस यही जानना चाह रहा था, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ठीक है। चलो, ये नोट पे खोला है ना? कहां से? अरे ये कुछ और है, ठीक है, ये नोट नहीं है। अरे भाई, पेन का वो कहाँ है पेन? कोई लेके आया था ना अभी? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, ये अरे यार, नोट पर आता है मजा ऐसे तो चीज है। ये इरेजर यार, मुझे नहीं, सब लोग इसी पे पढ़ाते हैं क्या? हैं? हाँ, तभी मैं कहूँ यार, नोट कहाँ गया इसमें? अरे भैया, यार किसी को बुलाओ जरा, 1 मिनट, जो बोर्ड हैंडल करना जानता हूँ। तभी मैं कहूँ ये खुल क्या रहा है। हाँ, कोई नहीं, नोट नोट्स में भी हो जाता है। नोट एक सिंपल सा एक ऐप है, छोटा सा, तो उस पर कंफर्ट होता है, आप कुछ भी कर सकते। ये मैम, नोट पर खोल देना उसको, नोट तो उसमें इंस्टॉल है ना। हाँ, बस नोट पे, अब सारी क्लास नोट पे ही चलेंगे। हो जाएगा क्या? बस 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 बस, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब तो बस, अब नोट पर ही होगा, कोई नहीं, ठीक है। भैया को पता नहीं होगा ना, इसलिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अब नोट पर तो हो जाएगा, मतलब नोट पर हो जाए तो नोट पर रखो, सब कंफर्ट है उसमें, स्पीड मेंटेन रहेगी। इसमें इंपोर्ट का भी ऑप्शन होगा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। यहाँ से जहाँ फाइल पड़ी है ना, ये लिया, इंपोर्ट किया, फाइल में गए, कहाँ पर है वो फाइल, आ गया, बस। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, टीचिंग मोड में कर दो, टीचिंग मोड, बस, सुपर, जबरदस्त। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया एकदम, अब चलो, अब मजा आएगा। मुझे यार वो मैं भूल ही गया तो करते कैसे हैं। तो भाई, अगर हम बात कर रहे थे, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, मैक्सिमम बच्चे बोल ही पड़े जब मैंने बोला ना कि दिन और रात, तो कंफ्यूजन तो एक आया ना। जिनको पता है उनको छोड़ दो, पर बाद बाकी कंफ्यूजन आता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में जब बच्चों से डिस्कस करता था, तो बच्चा बोलता था नहीं सर, हमने तो अब तो यही पढ़ा है, आप तो नई बात बता रहे हो, ठीक है। तब जाके समझाना पड़ता है कि एक फोटोसिंथेसिस नाम की भी एक प्रक्रिया होती है प्लांटों के अंदर, जो एनिमल में नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं ना, तो समझना एकदम मजा आएगा आपको। अगर मैं ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में तो आपको पता ही है ना, ह्यूमन का सारे एनिमल के अंदर, ह्यूमन तो छोड़ो, सारे एनिमल्स के अंदर, सारे एनिमल्स के अंदर भाई हम ऑक्सीजन, मतलब एयर लेते हैं, ठीक है, एयर लेते हैं, और उस एयर में से हम क्या यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके हम ले लेते हैं CO2, हम ब्लड में से वापस रिलीज कर देते हैं, क्लियर है बिल्कुल। पर लेते हम क्या है, एयर, एयर भाई, एयर। फिल्टर लगा रखा है क्या माउथ में, कि भाई अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं है ना, पूरी एयर जा रही है, एयर बाहर निकल रही है। पर हाँ, लंग्स लेवल पर और टिश्यू लेवल पर डिफ्यूजन की एक प्रक्रिया चल रही है, विसरण, डिफ्यूजन तो जहां समझते हो ना, हाँ, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जा रही है, CO2 निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो एयर आप ले रहे हो और एयर ही आप निकाल रहे हो, उस एयर में से मैक्सिमम यूटिलाइज जो कर रहे हो ऑक्सीजन कर रहे हो, और मैक्सिमम जो रिलीज कर रहे हो वो CO2 कर रहे हो, मेनली पर्पस आपका ये है, ठीक है। सारे एनिमल यही करते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं आपसे, तो प्लांट में आपको लगेगा सर ऐसा नहीं होता, ठीक है, यस या नो। अगर प्लांट की बात की जाए, मान लो ये प्लांट है पूरा, प्लांट की बात की जाए, तो प्लांट में क्या होता है भाई, प्लांट में एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेट्रोट्रॉफ हैं, समझ रहे हो भाई, हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो खाने के लिए डिपेंड है ना किसी के ऊपर। तो बस सीधी सी बात है, खाने के लिए डिपेंडेंसी है, पर प्लांटों की खाने के लिए डिपेंडेंसी नहीं है। तो प्लांट एक प्रक्रिया करते हैं जिसके अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, उसके थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं ATP के अंदर। फिर क्या करते हैं भाई, खाना बनाना है तो खाने के लिए इनको CO2 चाहिए, तो CO2 कंटिन्यू ये लेते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। रूट से क्या लेंगे, वाटर, H2O, ये नीचे से वाटर भी लेते हैं प्लस H2O, और एनर्जी इनके पास आई चुकी है, एनर्जी इनके पास आई चुकी है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के थ्रू, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी बन गई, डार्क रिएक्शन में CO2 और H2O का यूज करके क्या बनाएंगे, C6H12O6 का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक स्पेशल प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, सबको पता है ना ये वाली बात, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफ है, दो प्रक्रियाएं होती है, एक दिन में रिएक्शन होती है, एक रात में होती है, समझ रहे हो। दिन में वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रात में आराम से इस एनर्जी का यूज करके, जैसे भाई आप स्टोव है, गैस है, ठीक है, एनर्जी तो चाहिए ना खाना पकाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, दिन में आप स्टोव, गैस, मिट्टी का तेल जो आता है ना, केरोसिन ऑयल, वो इकट्ठा कर रहे हो, रात में क्या कर रहे हो, सब्जी मंडी जा रहे हो, वहां से लौकी, तोरई, समझ रहे हो, आटा, दाल, चाल सब लेकर के आ रहे हो, फिर उस एनर्जी को यूज करके रात में क्या बना रहे हो, खाना बना रहे हो, सिंपल सी बात है। रॉ मटेरियल आपने CO2 ले लिया, H2O ले लिया, और उस एनर्जी को यूज करके C6H12O6 का फॉर्मेशन कर लिया। ये एक अलग प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांटों के अंदर होती है, क्लियर है बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस प्लांटों के अंदर होती है, इसी से कंफ्यूजन होता है। पर अब जब रेस्पिरेशन की बारी आती है, रेस्पिरेशन दिन हो या रात, दिन हो या रात, आप समझ रहे हो, प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस C6H12O6 को क्या करेगा, ब्रेक। भाई ये बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, इतना ही तो अंतर है, ये बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, यही अंतर है।
अब रेस्पिरेशन की अगर बात की जाती है, रेस्पायरेशन, अगर रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर इस C6H12O6 का ब्रेक डाउन होगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हो, सिंपल में अभी ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? CO2 में टूटेगा, प्लस H2O में भी टूट सकता है, पर एब्सेंस के अंदर H2O नहीं बनता, समझाऊंगा अभी, ठीक है। बनेगा क्या? एनर्जी। आप समझ रहे हो? बनेगा क्या? ATP। यही तो चाहिए सबको, ATP। आप समझ रहे हो? ये ATP बहुत ज्यादा चाहिए, इतनी ATP से काम नहीं। आप कहते सर ATP तो बन रहा था इसका लाइट रिएक्शन में, तो जरूरत क्या है इसको ATP की? समझ रहे हो? तो लाइट रिएक्शन में जो ATP बनता है वो खाना बनाने के लिए बनता है, समझ रहे हो? हाँ, कम बनता है, इसे खाना बन सकता है, और क्योंकि वो दिन में ही बनता है, रात में नहीं बनता, मर जाएगा रात में। तो हमें ऐसी प्रक्रिया चाहिए दिन और रात काम करे, दिन और रात आपके लिए एनर्जी बनाए, तो वो कौन सी प्रक्रिया है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ध्यान रखना है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है, हर समय होती है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। उसमें होता क्या है? जो खाना है, अगर आप नहीं बना सकते हो तो खा रहे होगे, प्लांट बना सकते हैं तो बना रहे हैं, ठीक है, उसको ब्रेक कर रहे हो, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, CO2 H2 और ATP का फॉर्मेशन कर रहे हो। चाहिए CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके लिए टॉक्सिक है, आप उसको बाहर निकाल देते हो, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट को भी आप बाहर निकाल देते हो, कुछ लोग मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर को यूटिलाइज भी कर लेते हैं, जैसे कैमल है, ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में। तो मेन पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कोई डाउट? तो अब ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए दिन और रात वाला, समझ रहे हो ना मेरी बात? दिन और रात, अरे कोई नहीं, बिंदास, यही तो यही लाइफ है भाई, यही याद रहती है, ठीक है। अब एक बार गलती हो जाती है ना, तो दोबारा गलती नहीं होती। तभी तो क्वेश्चन क्यों कराते हैं? क्वेश्चन इसलिए कराते हैं कि एक बार गलती करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे बस, ठीक है, कसम खा लो दोबारा नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, CO2 निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब यहां पर भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट कर क्या रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, सेम प्रोसेस यहां पर भी चल रही है। तो अब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन का केस हो, प्लांट का केस हो, कोई भी केस हो, ये बेसिक है। तो रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप फूड का, खाने का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन करते हो, विघटन करते हो, तोड़ते हो, जो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटा समझते हो? टूटना, है ना, जुड़ना। शरीर में दो ही प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उपचय अपचय पढ़ा होगा या कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पढ़ा है? कैटाबॉलिक पढ़ा है आपने, ठीक है। तो बॉडी के अंदर दो ही चीजें चल रही हैं, या तो टूट रही हैं या बन रही हैं। टूट इसलिए रही हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए, किसी की टूटने से तो एनर्जी आएगी, और जोड़ने के लिए आपको एनर्जी यूटिलाइज मतलब करने पड़ेगी, देने पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक हो रहा है, मसल्स बन रहे हैं, बोन्स बन रहे हैं, टिश्यू बन रहे हैं, सारे के सारे इसको, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इनके बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसमें आप डाइजेशन कर रहे हो, वो भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। डाइजेशन के बाद तो चीजें एब्जॉर्ब होकर कहां जा रही है? बॉडी के सेल्स में जा रही है, वहां भी क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनर्जी लिबरेट हो रही है, उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो। आई या नहीं आई? कोई डाउट? कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा एक लेवल पर आते ही हम एकदम बढ़िया तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर व्हाट इज रेस्पिरेशन। थोड़ा मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं, ठीक है। अब जंप कर रहा हूं मैं कहां पर? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी समझ रहे हो? आपकी मेन वही बुक है, जैसे बच्चे ने रखी है वो आपकी एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए कल से, ओके। एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए, और नई वाली एनसीईआरटी, ठीक है, अभी तो रख लो कोई नहीं, ठीक है। और एक नोटबुक, एनसीईआरटी, सब कुछ आपके पास हो, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन की मास्टरी कराना चाह रहा हूं अपने हिसाब से, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा। तो रेस्पिरेशन क्या है, जैसे मैं पढ़ाता ही हूं कि एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अगर कहा जाए कि इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिको केमिकल प्रोसेस एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया का मेन पर्पस क्या है? भौतिक प्रक्रिया जो फिजिकल प्रोसेस है उसका मेन पर्पस है एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन लेकर के सीधे टिश्यू के पास पहुंचा दो, टिश्यू से CO2 लेकर के वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दो। ये पर्पस है ओनली फिजिकल प्रोसेस का। केमिकल प्रोसेस क्या है? टिश्यू के अंदर ऊतकों के अंदर, टिश्यू के अंदर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। क्या करना? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, चाहे वो ग्लूकोज हो, फैट हो, प्रोटीन हो, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। भाई डायरेक्ट ब्रेकडाउन क्या होता है? जैसे एनसीईआरटी ने टर्म लिखा है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। डायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज डाल दिया, बर्न कर दिया, फैट डाल दिया, डीटे बर्न कर दिया, नहीं आया क्या? जला दिया, एनर्जी निकल आएगी। प्रोटीन डाल दिया, सीधे जला दिया इसको,
एनर्जी निकल आएगी। ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन है। इनडायरेक्ट ऐसे नहीं होता। इनडायरेक्ट का मतलब है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। भाई विभिन्न प्रकार की उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, सेल के अंदर चलती है ना, अभी फोटो से उसमें पढ़ोगे सेलुलर रेस्पिरेशन और बॉटनी में, तो डिफरेंट टाइप के चक्र चल रहे हैं, ठीक है, साइकिल चल रही है। इन साइकिल के थ्रू उसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है, साइकिल के थ्रू उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया है, समझ रहे हो, वो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है। आपसे उसमें कई सारे एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब जाकर के वो 38 एटीपी बनती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है, तो सबसे पहले समझना, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। यार काफी ऊंचा है ना। फिजिको केमिकल प्रोसेस, तो फिजिकल प्रोसेस भी है, भौतिक प्रक्रिया भी है और रासायनिक प्रक्रिया भी। अब क्या है इसके अंदर स्टेप, बेसिक सा जो हम अक्सर कर यूज करते हैं, वही घिसा पिटा मनुष्य। ये डायग्राम बना पाओगे ना? बनाने पड़ेंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए एकदम झकास, एकदम बेहतरीन, मजा आ जाए। नोट्स खुद कहें कि भाई मुझे पढ़, सब छोड़ मुझे पढ़, ठीक है। आप यहां एयर ले भी रहे हो और एयर निकाल भी रहे हो, आप समझ रहे हो ना? एयर को ले रहे हो और एयर को निकाल रहे हो, समझ रहे हो? ये मान लो एटमॉस्फियर है, वातावरण से एयर ले रहे हो, निकाल रहे हो, और ये लंग्स है, और लंग्स के अराउंड क्या होंगे? एल नहीं, एल्वुलाई तो लंग्स का पार्ट हो गया। कैपिलरी, ब्लड के कैपिलरी, ये लंग्स के अराउंड होते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ब्लड कैपिलरी लंग्स के अराउंड है। कंटिन्यू ये एयर आपकी यहां से सीधे कहां जा रही है? लंग्स के अंदर, और लंग्स से ये धीरे धीरे डिफ्यूज हो रही है। डिफ्यूजन जानते हो ना? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किसी भी चीज का जो मूवमेंट है, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। आपने परफ्यूम की शीशी खोली, स्मेल मेरे पास आई, वहां पर सांद्रता कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इधर नहीं है, तो उसके पार्टिकल कहां डिफ्यूज करेंगे? समझ रहे हो? दिल्ली गए हो ना? दिल्ली दिल्ली कितने लोग गए हैं? राजीव चौक गए हो? राजीव चौक मेट्रो से? राजीव कभी पड़ेगा पाला, ऐसी बात नहीं है। जब राजीव चौक मेट्रो से जाओगे ना, तो जैसे मुझे उतरना नहीं है राजीव चौक पर फिर भी मैं मेट्रो में खड़ा हुआ हूं, तो जैसे राजीव चौक आएगा, गेट खुलेगा, धक्का लग के मैं बाहर नहीं आएगा, मुझे उतरना नहीं था, मैं बाहर निकल गया अपने आप, झटका आया पीछे, मेट्रो ठसाठस भरी होती है राजीव चौक पर, और जैसे ही गेट खुलता है ना, आपको उतरना नहीं है, और पर आप रास्ते में खड़े हो तो कोई देखेगा नहीं, धक्का लगा के आपको बाहर कर देगा भाई। फिर जब सब निकल जाएंगे तब आप वापस अंदर बैठोगे। समझ रहे हो? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? ये डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो वहां मेरा क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। और राजीव चौक अगर मुझे बैठना हो वापस, तो भीड़ एकदम ऐसे भरती है, बस भर गई, अब गेट बंद होने वाला है, अब बस जैसे तैसे करके, मतलब दम लगा करके अंदर, तब जाकर गेट बंद हो रहा है। तो ये क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट, समझ रहे हो? अंदर हाई कंसंट्रेशन है, बाहर अकेला मैं हूं, लो कंसंट्रेशन है, नहीं आया क्या? अब अंदर जाना है हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो क्या करना होगा? एनर्जी लगाने पड़ेगी। तो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट मूवमेंट करना है, तो एनर्जी लगेगी, समझ रहे हो? उसके लिए पंप चाहिए होते हैं, बिना पंप के एनर्जी लगा सकते हो क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर साइकिल के ट्यूब में हवा भरनी है तो पंप चाहिए, बिना पंप के हवा नहीं भरेगी, सिंपल सी बात है। तो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। यहां डिफ्यूजन की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कंटिन्यू ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, CO2 सीधे लंग्स में जा रहा है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? और अगर मैं बात करता हूं बेटा टिश्यू, तो टिश्यू के अंदर ये मान लो टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसमें आप जानते हो C6H12O6 का क्या होता है? कंटिन्यू ब्रेक डाउन, और क्या बनती है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन चाहिए। यानी यहां पर ऑक्सीजन कंटिन्यू क्या हो रही है? यूटिलाइज। CO2 का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन।
हमेशा CO2 का अमाउंट हमेशा टिश्यू में ज्यादा होगा क्योंकि वो बन रही है, ठीक है। ऑक्सीजन कम होगी क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, समझ रहे हो। ऑलवेज ये प्रक्रिया चल रही है, इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन या केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, समझना। तो ऑक्सीजन आएगी कहां, यहां पर, तो भाई इनके अराउंड भी क्या होते हैं, ब्लड के कैपिलरी, ब्लड के कैपिलरी टिश्यू के अराउंड भी तो होंगे ये ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, हार्ट का यूज करके यहां से हार्ट और हार्ट से सीधे कहां पहुंचा रहे हो, बीच में लिख सकते हो हार्ट। हार्ट सीधे पंप कहां करेगा इसको, टिश्यू के पास पंप कर दिया। अब टिश्यू के पास कर दिया तो यहां से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, यहां से तो यहां से कंटिन्यू ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां जाएगी, टिश्यू के अंदर। CO2 डिफ्यूज होकर कहां आएगी, वापस ब्लड के अंदर। सिंपल सी बात है, ये भी डिफ्यूजन चल रहा है। और डिफ्यूजन के बाद वापस हम क्या करने वाले हैं, वापस हम हार्ट में जाने वाले हैं और हार्ट इसको वापस लंग्स में ट्रांसफर करने वाला है। यहां से आप इसको बाहर कर दोगे। ये प्रोसेस चलती नहीं चलती है, इसमें किसी को डाउट है, नहीं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं ये पूरी स्टेप यहां से पहला स्टेप जो, इसको क्या बोलोगे, ब्रीथिंग बोल सकते हो, एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है, ठीक है, या वेंटिलेशन भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही, वेंटिलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ब्रीथिंग क्या होता है समझ रहे हो, बाहर से एयर को अंदर लेना और अंदर से एयर को बाहर कर देना, ठीक है। भाई बाहर से एयर अंदर क्यों जाएगी भाई, क्योंकि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर के पार्शियल प्रेशर को चेंज कर सकते हो, पर लंग्स के तो कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हो, अंदर के वॉल्यूम को बढ़ा दो। भाई वॉल्यूम बढ़ा दोगे, आयतन बढ़ा दोगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना। तो मतलब वैक्यूम का मतलब है अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया ना, समझ रहे हो ना, कम प्रेशर हो गया ना। और कम प्रेशर होने का मतलब बाहर तो उतना ही है ना, सीधा बाहर से एयर कहां जाएगी, अंदर। और वॉल्यूम कम कर दोगे, पंप दबा दोगे, वॉल्यूम कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर। तो बस सिंपल सी बात है, यही प्रक्रिया अंदर चल रही है जिसमें लंग्स है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, और कंटिन्यू एयर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ठीक है। जैसे आजकल गर्मी का टाइम है, कहते ना यार खिड़की खोल, वेंटिलेशन होने दे, हवा आने दे और अंदर की हवा बाहर जाने दे, वेंटिलेशन होने दे। तो यही है वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, एयर का आना और जाना। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये क्या चल रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। या ये डिफ्यूजन कहां चल रहा है, एक्सटर्नल लेवल पर चल रहा है, लंग्स लेवल पर चल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसमें हो क्या रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण, बहुत सही, विसरण। डिफ्यूजन चल रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कंटिन्यू डिफ्यूजन चल रहा है, लंग्स लेवल पर चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो इस फिजिकल प्रोसेस का सेकंड स्टेप है। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या हो रहा है इसके बाद, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन सा स्टेप हो गया इसका, थर्ड स्टेप हो गया। भाई ये भी फिजिकल प्रोसेस है। अब यहां फिर क्या चल रहा है, अगेन इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस किसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में हो रहा है। ये तो हो रहा है ना। कहीं कोई डाउट हो पूछना मुझसे, ठीक है, फिर बाद में मैं पूछूंगा, इसलिए पहले पहले कह रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, अंतः श्वसन बोलते हैं उसको, सॉरी वाला हो गया, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन, यहां भी डिफ्यूजन चल रहा है। ये कौन सा स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप। इन चारों स्टेप का मेन पर्पस क्या है, कि भाई एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचाना, अंदर से CO2 को बाहर लेके जाना, बस मेन पर्पस यही है, और कोई पर्पस नहीं है। यानी ये प्रक्रिया ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। भाई प्लांटों में तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, भाई कॉकरोच में भी नहीं होगी ये, ठीक है, फिश में भी ये नहीं होगी। यानी एनिमल टू एनिमल या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, कोई डाउट।
पर केमिकल प्रोसेस जो अंदर चल रही है, समझ रहे हो ना, ठीक है, ये सबके अंदर सिमिलर होगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक करता है उसमें भी इसका एक स्टेप, भी ग्लाइकोलिसिस तो एनारोबिक में भी होती है ना, है ना, वो तो अभी पढ़ोगे आप, अभी फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन बॉटनी में पढ़ोगे तब क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रक्रिया लगभग सब में एक जैसी होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं फिजिकल प्रोसेस की बात करूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्टेप दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में सिमिलर है, फिफ्थ सॉरी सब में डिफरेंट है, सबका मतलब है वेरी कर सकती है, पर फिफ्थ जो प्रोसेस है, 5वें नंबर की प्रोसेस है, ये सभी के अंदर सिमिलर होती है। इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में, उतना ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर में टिश्यू में कर दूं तो क्या होगा? ये प्रक्रिया ही नहीं होगी, डिफ्यूजन होगा ही नहीं। डिफ्यूजन तभी तो हो रहा है भाई, ये ऑक्सीजन कंटिन्यू यहां तक पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर अंदर कम हो रहा है और यहां ऑलरेडी ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ कंटिन्यू क्या चल रहा है? डिफ्यूजन। आपसे कहूं CO2 का लेवल जो यहां पर है वही मैं एटमॉस्फेयर में कर दूं तो क्या होगा? CO2 का डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन इसलिए हो पा रहा है कि कंटिन्यू CO2 यहां बन रही है और यहां CO2 का लेवल कम होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कंटिन्यू CO2 क्या करती है? डिफ्यूज होती है। कोई डाउट बेटा? एकदम क्लियर है? तो डिफ्यूजन समझना है जो एक पैसिव प्रक्रिया है जिसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन। कोई डाउट? ठीक है, चलो, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, और यहां तक की प्रक्रिया एकदम ब्रेन में सेट है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एनसीईआरटी के अगले पैरा में दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी बता रही है कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, तो एनसीईआरटी बोल रही है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। बच्चा कंफ्यूज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन किस चीज का? फैटी एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, डिपेंड करता है, ठीक है भाई, किसी भी चीज को ब्रेकडाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एकदम मस्कुलरिटी चाहिए तो आप प्रोटीन ज्यादा खाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे, हाँ है ना, ठीक है। और आपको एनर्जी स्टोर करनी है तो आप फैट ज्यादा खाओगे, सिंपल सी बात है। तो जरूरत पड़ने पर तीनों ही चीज टूटती हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ किस किस चीज का? फैट का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, और कार्बोहाइड्रेट का तो होता ही है, ठीक है। हाँ, प्रोटीन, अमाइनो एसिड आगे, चलो ऐसे कर देता हूं, चलो। तुम कहोगे कि फैट कैसे टूट जाएगा एक साथ? लिपिड कर दूं? लिपिड हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकते हैं। कोई डाउट? इनका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? एनर्जी। आप समझ रहे हो? ए टी पी, ये मेन पर्पस है, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अरे एरोबिक ही लिख देता हूं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन की जब भी बात आती है तो रिएक्शन क्या लिखते हो आप? C6H12O6, कितने ऑक्सीजन? 6। ये अभी आप बॉटनी पढ़ने वाले हो। इनको यूज करके क्या बनेगा?
H2O बनेंगे, CO2 बनेंगे। CO2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 CO2। H2O जरा बताओ, 6 या 12? 12 H2O। जरा देखना 12 सही बैठ रहे हैं क्या? हाँ, H12 है, ठीक है। और 38 ATP, ये पढ़ने वाले हो भी बॉटनी के अंदर आप। लगभग 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, CO2 भी बनती है, H2O भी बनता है। हाँ, अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसा क्या होगा? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। वहां कंप्लीट है या इनकम्प्लीट कर दो? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो जरा बताओ क्या बोलेंगे इसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जरा बताओ, अब ये थोड़ा पूछने वाला है, ठीक है। अगेन C6H12O6 एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है क्या? होता है का? क्या बनता है? क्या अल्कोहल बनता है? पीछे सोच रहा है। हाँ, ठीक है। जब जैसे आप कभी जिम गए हो, थोड़ा तो गए होगे ना, पहली बार जिम गए हो, पहली बार, और दोस्त ने कहा होगा यार देख मैं 10 किलो का डंबल उठा के कर लेता हूं, तू करके देखा, तो इज्जत की बात आ जाती है ना। भाई तू कर लेता तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्या? ले तू 10 के मैं 15 करता हूं, ठीक है। फिर जब लौट के आते हो फिर क्या होता है? सही सही बताना। अरे फिर कोई दूसरा नहीं भाई आकर कहते हैं क्या कर रहा है? ओ भाई ऐसा मत कर, इतना भी टच कर दिया ना तो बस जान निकल जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना? मतलब मुझे जो बच्चों ने एक्सप्लेन किया है ना, वो बड़ा खतरनाक लेवल पे किया है। समझ रहे हो कि सर ये हालत होती है कि बस मैं बता नहीं रहा, ठीक है। मतलब खतरनाक हालत होती है कि आप अपनी रूटीन दिनचर्या भी नहीं कर पाते हो। समझ में आया? हाँ, अब आ जाओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, C6H12O6 का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या CO2 का फॉर्मेशन होगा? कंफर्म? H2O होगा? और अगर बाहर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बाहर बनता है, उसमें CO2 बनेगा और H2O। सोचो, सिंपल सी बात है। देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताना, C3 उसका आधा कर दो, ठीक है, C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड होता है। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर CO2 या H2O बनेगा? भाई नहीं बनेगा। हाँ, अब सुनो 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 सुनो, बताता हूं। ये बहुत प्यारा, बहुत डिफरेंस बता रहा हूं जो कोई तुमसे पूछ लेना। ये अगर मैं मसल्स की बात करता हूं तो मसल्स में अगर ये टूटेगा तो 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे ओनली, ठीक है, 2 लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होता है? C3H6O3, इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो सीधे सीधे ग्लूकोज सीधे से टूट गया ना इसके अंदर, तो H2O कहां से बनेगा? ना H2O बनेगा ना CO2 बनेगा। हाँ, ये मसल्स की बात चल रही है। ठीक है, अगर हम मसल्स की बात नहीं करते, मान लो, ठीक है, हम आउटसाइड द बॉडी बात करते हैं, तो एल्कोहल, एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, ठीक है। तो 2 तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे। एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल के बनेंगे और क्या बनेगा? CO2 का फॉर्मेशन होगा। कितने CO2 बनेंगे? 2 ये हो गए, एक ये हो गया, एक और 2 कर दो ना, 2 बनेंगे, ठीक है भाई। 6 चाहिए, 6 कार्बन चाहिए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। और क्या H2O बनेगा? भाई H ये हो गए और ये आ गया 2, ठीक है। और क्या बनेगा? ATP। दोनों के केस के अंदर ATP बनेगी 2 ATP। तो जब भी आपसे पूछे क्या डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो कहना सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में H2O बनता ही नहीं है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में कभी भी H2O नहीं बनता, ये दिमाग में सेट कर लो कि जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा H2O नहीं बनेगा। तुम समझ तो रहे हो ना मेरी बात, पीछे समझ रहे हो ना? हाँ, ये बॉटनी का पार्ट है, पर थोड़ा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, जिससे कंसेप्ट थोड़ा यहाँ सेट हो जाए तो तुम बॉटनी पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज में मजा नहीं एकदम, क्योंकि जब हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो पूरी बात समझने पड़ेगी कि एक्चुअल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में हो क्या रहा है, ठीक है? एरोबिक और एनारोबिक में एक्चुअल में मेन डिफरेंस क्या है, आप समझ रहे हो? तो एरोबिक यानी वायवीय श्वसन की बात करता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करता हूं, जो हम करते हैं तो हमारे अंदर H2O भी बनता है, CO2 भी बनता है। पर जब हम मसल्स में एक्सरसाइज करते हैं उस समय लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स के अंदर, तो उसके अंदर ओनली लैक्टिक एसिड ही बनता है, CO2 और H2O नहीं बनता। इसमें कोई डाउट? ये ध्यान रखना है। हाँ, पर अगर हम बाहर की बात करते हैं, जैसे अल्कोहल बना रहे हो, बियर, विस्की, वाइन, ठीक है, इसके केस में CO2 बनती है, ब्रेड भी बनती है। ब्रेड देखिए ना, ब्रेड बबल निकलते हैं CO2 के, तो बबल निकलते हैं तो अंदर से हॉलो हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। ब्रेड तो देखिए ना, कहीं बेकरी में गए हो देखते हुए, तो CO2 निकलती है, H2O यहां पर भी नहीं निकलता। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर H2O नहीं निकलता। समझे या नहीं समझे? तू नाके नहीं आया? सही सही बता भाई, कितने लोग नाके नहीं आए यार? ये तिलक लग करके आया, पूजा पाठ भी करके आया, कितने लोग नाके नहीं आए? हाँ वही तो मैं देखा, कितने लोग नाके नहीं आए? सही सही बताना, झूठ बोलोगे सिलेक्शन नहीं होगा। सही सही बताओ, झूठ बोलोगे सिलेक्शन नहीं होगा। इस रो में बताओ कितने लोग नाके नहीं आए, सब लोग देखो जरा पहले कितने नाके नहीं आए। अब चिंता तो इनकी भी नंबर आएगा। हाँ, कितने नाके नहीं आए? 1 2 3। ये हाथ ऐसे उठ रहा है कि वो ऐसे उठ रहा है? हाँ भाई, रेशियो अच्छा। अब तुम में बताओ कितने लोग नाके नहीं आए? सच बोलना, आज तुम भी इंक्लूड हो भाई। बस एक ही सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पक्की बात बोल रहा हूं। नहा के आए हो? सब नहा के आए हो? क्यों नहीं नहा के आए? यहां जाओगे नहा के, एक बार और नहा लेना, क्या फर्क पड़ रहा है? पानी कमी है यहां पर, एक बार और नहा लेना। नहा के आए हो ना? अरे जल्दी उठा करो भाई, ठीक है? समझ रहे हो, मैं रात में आया था फिर भी नहा धो करके आया हूं, ठीक है? सीधी सी बात है, मैं इतना कह रहा हूं कि जब क्लास में आते हो ना तो अपनी एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज करो, ठीक है? और अपनी बॉडी, पता है आपको कितना %? जितना अर्थ बनी हुई है, अर्थ अर्थ समझ रहे हो ना? अर्थ के अंदर देखोगे तो लगभग 70 से 80% वाटर है, बाद बाकी का अर्थ टेरेस्ट्रियल लैंड वाला पार्ट है। आप समझ रहे हो? सेम एक्चुअल में हम नेचर का ही पार्ट हैं, हम अर्थ का ही एक भाग हैं, आप जानते हो ना? मैं सच बता रहा हूं, हमारी बॉडी अर्थ का एक भाग है, एक पार्ट है। तभी तो कहते हैं कि प्लेनेट की पोजीशन का असर आपकी बॉडी पर पड़ता है, ठीक है? जो नहीं एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो क्या बनाते रहते हैं आपको, जो भी कुछ है, ठीक है? क्योंकि प्लेनेट की पोजीशन का असर पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में आपकी बॉडी उन्हीं चीजों से मिलकर के बनी है जिनसे आपकी अर्थ में नहीं है, ठीक है? बस एक एनर्जी का पार्ट है जो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से आती है, जिसकी वजह से आपके अंदर जीवन नहीं, जीवन जीवांत हो जाता है। नहीं आया क्या? बस वो एक कॉस्मिक एनर्जी है, बाद बाकी का पूरी बॉडी अर्थ से मिलकर बनी है। और अर्थ को अगर संतुलित रखना है तो पानी कितना चाहिए? समझ गए ना? और तुम पानी से दूर कर देते हो यार, फिर संतुलन कहां से आएगा? तो संतुलन चाहिए तो नहाना पड़ेगा भाई। और तुम प्रॉपर नहा के आओगे, प्रॉपर पानी पीते हो, और पानी भी एल्कलाइन वाटर। बस इस बोतल के अंदर एक खीरे का टुकड़ा डाल देना। नहीं समझ में आया? तो इस पानी की कीमत शायद 100 से 150 रुपए लीटर हो जाएगी। जानते हो ये वाली बात? ठीक है, मैं पी रहा हूँ एल्कलाइन वाटर, 100 रुपए लीटर आता है भाई, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा लिवर में भी दिक्कत आई बीच में, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन एल्कलाइन वाटर पियो, तो मैंने एल्कलाइन वाटर सस्ता आता होगा, ठीक है भाई? मांगने क्या, 20 लीटर की नहीं, 1 लीटर की आती है। 1 लीटर की आती है, कितने की है सर? 100 रुपए की। 100 रुपए लीटर पानी भाई, लेकिन चलो मजबूरी है। फिर समझ में आया एल्कलाइन का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि अपना जो ब्लड होता है वो एल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है? एल्कलाइन होता है भाई ब्लड। 7.2 से 7.4 पीएच होती है ब्लड की, पता है आपको? हाँ, ये तो भाई पता होनी चाहिए, ठीक है? एल्कलाइन। और अगर आपका ब्लड एल्कलाइन है तभी आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग जुड़ सकता है, हाँ या ना? अगर सोचो ये ब्लड एल्कलाइन से थोड़ा सा एसिडिक हो जाए तो क्या ऑक्सीजन ब्लड में रुक पाएगी? तुरंत डिसोसिएशन हो जाएगा। या तो मैंने एक बताया था, ब्रेकअप और पैचअप, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का पैचअप।
कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगी। ब्रेकअप कब होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। अगर अपनी अर्थ को, अपने अंदर के एटमॉस्फेयर को तुमने एसिडिक कर दिया तो ब्रेकअप होगा, पैचअप? ब्रेकअप हो जाएगा भाई। अब तुम्हें ब्रेकअप कराना है, पैचअप कराना है, तुम डिसाइड करो, ठीक है। इसलिए अंदर के मीडियम को आपको क्या रखना पड़ेगा? एल्कलाइन। अगर तुमने एल्कलाइन रख लिया ना, जितना एल्कलाइन रख लोगे उतना ही तुम शक्तिमान बन जाओगे, उतनी तुम्हारे पास पावर ज्यादा होगी। उतना क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उतना तुम ऑक्सीजन को स्टोर कर पाओगे, और जितना ऑक्सीजन को स्टोर करोगे उतना फूड का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, और जितना फूड का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा उतना माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनेंगे, और जितने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनेंगे, सिंपल सी बात है, उतना एनर्जी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, शक्तिमान तभी बन पाओगे जब एनर्जी का भंडार होगा, ठीक है। इसलिए एल्कलाइनिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देसी तरीका बता रहा हूं, अगर इस पानी के अंदर थोड़ा मतलब खीरा डाल दो, आप मिंट डाल दो, पुदीना, तो ये पानी, तुम बस एक स्टिप आती है, ठीक है, 35 रुपए की आती है स्टिप पीएच वाली, तुम अभी पानी की पीएच चेक कर लो और ओवरनाइट छोड़ दो, फिर पानी की पीएच चेक कर लो, एल्कलाइन पीएच हो जाएगी। और सोचो एल्कलाइन पानी पियोगे तो आधी समस्या तो तुम्हारी ऐसी सॉल्व हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, इट इज अ रियल, ठीक है। तुम्हारी आधी बीमारियां यहीं खत्म हो जाती हैं अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो, ठीक है। तो एल्कलाइन वाटर बहुत जरूरी है, समझ में आ गया? हाँ, तो इसलिए धरती के अंदर, अर्थ के अंदर पानी जरूरी है। 80% पानी नहा के आना है कल से, समझ गए? इधर से बहुत सारे हाथ उठे थे, सारे बिना नहाने वाले इधर ही बैठ गए, ऐसा लग रहा है। समझ रहे हो? चलो, इधर झूठ बोल रहे हैं इधर के बच्चे, कुछ है ना, ऐसे भी होंगे ना। बताओ कौन कौन है, कौन कौन हाथ उठा, कौन आगे नहीं आया? जो टीका लगाया ये नाके नहीं आया? नहीं, ये तो लगाया, ये तो नाके आया, नहीं ना गया। कई देखिए, आजकल परफ्यूम कौन लगाता है? जो नहाता नहीं है, जानते हैं वाली बात। हाँ, तो ये ध्यान रखना, तो परफ्यूम वाले तो नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो ध्यान रखना है, आप एकदम प्रॉपर नहा के आओगे, ठीक है। तभी कहते हैं जल तत्व तो पूरा होना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर आप नहा रहे हो तो आपका एनर्जी लेवल, मैं सच कह रहा हूं, और बच्चों से ज्यादा होगा, बस वो चीज चाहिए, ठीक है। अभी नीट के एग्जाम तक चल रहा है, चलने दो मस्ती की मूड में, पर नीट के एग्जाम के बाद मैं एकदम सीरियस हो जाऊंगा, ठीक है। और मैं सीरियस हो गया, तुम जितनी भी, हाँ, नहा के आना है, प्रॉपर नोट्स बनने हैं, प्रॉपर मुझे आउटपुट चाहिए। अभी मैं कोई खिंचाई नहीं करने वाला, पर नीट के एग्जाम के बाद मैं खिंचाई भी करूंगा, समझ रहे हो? मुर्गा भी बनाऊंगा, समझ में आया? हाँ, सारी चीजें चालू हो जाएंगी, ध्यान रखना। अभी कर लो जो भी तुम्हें करना है, मस्ती जो भी करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो H2O CO2 सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनारोबिक रेस्पिरेशन जो आप यूज करते हो ना, ईस्ट, ठीक है, उसके केस में बनेगा, बॉडी के अंदर CO2 भी नहीं बनेगा। कोई डाउट? तो ये समझ में आया बेसिक क्या है? बेसिक समझाया मैंने, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबके अंदर होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो नेसेसरी है हर जीवन के लिए, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए। इसके अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो मैकेनिज्म है, एक फिजिकल और एक केमिकल। जो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस लिए बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। कोई डाउट? केमिकल प्रोसेस में इतना हो सकता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, 38 एटीपी बनेगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो यहां पर भी 2 एटीपी बन रहे हैं, और यहां पर भी 2 एटीपी बन रहे हैं, तो ओनली 2 ही एटीपी बनेंगे और कुछ भी नहीं, धुआं ही धुआं निकलेगा, आग नहीं लगेगी। कोई डाउट? यहां तक एकदम क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ये एल्कोहल है, तो कितने एल्कोहल बनेंगे? थैल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। H2 CO2 बनेगा, H2O नहीं बनेगा, ठीक है, और एटीपी बनेगी। ये बैलेंस कर लो, 2 बनेंगे 1 बनेंगे। कार्बन 4 हैं, यहाँ 6 हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं और 2 यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, 4 हो गए ना, अरे नीचे 2 लगे तो हैं, 6 हो गए, समझ रहे हो? हाँ भाई, बॉडी में अगर ये बन रहा होता तो ठेके सारे बंद हो जाते, बताया ना मैंने। सीधी सी बात है, वो तो यहाँ तो शायद गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है ना। अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, ठीक है, गुड़गांव में क्या हर 10 कदम के ऊपर एक शोरूम बना है। मैं पहले चौंक जाता था, मैं ये तो बढ़िया शोरूम किसका बना रखा है भाई, ठीक है। तो बाद में लिखा है लिकर लिखा हुआ है, मैंने ये लिकर के शोरूम है ये, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम ठेके पे जा रहे हो, ऐसा लगता है 5 स्टार किसी होटल में जा रहे हो, और हर 10 कदम की दूरी पर वो बने हुए हैं। सोचो, वहां एक ये है और यहाँ आते हैं तो लगता है क्या कुछ है ही नहीं।
ऐसा ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, ये बर्बाद कर रहा है सिस्टम को। और सोचो अगर ये हो जाता बॉडी के अंदर, फिर क्या होता? बस सब एक्सरसाइज कर रहे होते भाई, ठीक है, सब एक्सरसाइज कर रहे होते और लगे होते बस एक्सरसाइज करने में, बस झूम रहे होते, समझ रहे हो? जरूरत ही नहीं थी। तो सिंपल सी बात है, ये बॉडी में नहीं होगा, ये बॉडी के अंदर होगा लैक्टिक एसिड। पर लैक्टिक एसिड बहुत घातक भी होता है, पता है ना आपको? एक साइकिल होती है कोरी साइकिल, थोड़ा हिंट दे दूंगा मैं, ऑफलाइन के अंदर दे दूंगा, ठीक है, वो उसको वापस, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है कुछ %, ठीक है, वो समझा दूंगा। बाद बाकी का ये एक्सक्रीटरी मटेरियल के संग बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर बाहर बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां तो कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्लियर है ना एकदम? हाँ बेटा, लैक्टिक एसिड का जमाव ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है, इतना ज्यादा पेन होगा, तुम कर ही नहीं पाओगे आगे कुछ भी। बॉडी अपने आप आपको रेस्टिंग कंडीशन में जाएगी, आपको समझ रहे हो? बॉडी आपको एकदम शिथिल कर देगी। बॉडी का होम्योस्टेटिक सिस्टम इस तरीके से है कि आपको जितना स्टेमिना है ना उतना ही काम कर पाएगी, ठीक है। हाँ, जो लोग जुनूनी होते हैं, पागलपन जिनके अंदर होता है, वो बियॉन्ड काम कर लेते हैं इसके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लैक्टिक एसिड कितना भी जमा हो जाए, ठीक है। तो कई देखे ना मैराथन में लोगों ने दौड़ लगाई है, ठीक है, पर जितने मैराथनर होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर रेड मसल फाइबर होते हैं। बहुत बढ़िया, वो समझाऊंगा आगे मसल्स के अंदर, ठीक है। हाँ, पर अनफेवरेबल कंडीशन में इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि असीम अपार एनर्जी है इंसान के पास। वो डिपेंड करता है कि वो अपनी उस कंडीशन को कैसे यूटिलाइज करता है। आप समझ रहे हो? मतलब इंसान ने अपने को इतना एडवांस बना लिया है, वो तो पता नहीं तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। नहीं तो मतलब पूरी प्रजातियों में, एनिमल्स में टॉप लेवल पर है। जब से इसकी स्ट्रेट बैकबोन हुई है ना, तब से इंसान की पावर असीम हो चुकी है, अनंत हो चुकी है। पर वो यूटिलाइज कहाँ करता है? वो समझता ही नहीं है, वो सोचता है कि बस नीट का एग्जाम निकल जाए बहुत है सर, पावर का क्या करना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है यार, पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। बस तुम, सारा खेल यहां से है। हाँ, ये 38 कैसे आया? अभी ग्लाइकोलाइसिस में बताएंगे, क्रैब साइकिल में बताएंगे, समझ रहे हो? एक एक स्टेप, किस किस स्टेप में कितना एटीपी बन रहा है, समझ गए ना? और ये 2 एटीपी कैसे आया ये भी बताएंगे वहां पर। और बताओ। हाँ हाँ, नहीं, बैठे बैठे अलग चीज है, ठीक है, वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो चीज अलग है। वो लैक्टिक की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। लैक्टिक एसिड जब विग्रस एक्सरसाइज करते हो तभी होता है। विग्रस एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन यूटिलाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तब जाकर के एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, नहीं तो नहीं होता। हाँ, कुछ कह रहा था? जब आप अपनी ऑक्सीजन की लिमिट से, जैसे आप कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं हो, तो आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करोगे दर्द होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के पास स्टेमिना ही नहीं है ऑक्सीजन को स्टोर करने का, क्योंकि रेड मसल फाइबर है ही नहीं बिल्कुल ही। समझ गए ना? और बताओ, और चलें आगे। अब मैं एनसीईआरटी का अगला पैरा एंटर कर रहा हूं। अगला पैरा दे रखा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब समझना, पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे कॉकरोच के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है, हमारे पास लंग्स हैं, भाई फिश के पास गिल्स है, समझ रहे हो? कई एनिमल जनरल बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं, ठीक है। कई के पास क्यूटिकल होती है, भाई मॉइस्चर जिसके अंदर होती है। फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है, नहीं क्यूटिकल होती है। भाई इनमें अंतर क्यों मिल रहा है? भाई आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम लंग से कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है फ्रॉग अपनी क्यूटिकल से कर लेता है, स्किन से कर लेता है? क्या कारण है? क्योंकि ये दो चीजें, ये नीट में आया नहीं है पर आएगा नीट के अंदर, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखनी है, ये जो वेरिएशन होती है किसकी वजह से होती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली किस पर होगी? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यार पता नहीं, मुझे लग रहा था तुम, मैं पहली क्लास है ना यार, मुझे लग रहा तुम बहुत एकदम जीरो पर हो, मैं सच कह रहा हूं, पर तुम हो यार, तुम जीरो पे नहीं हो। जैसे मेरी डिस्कशन हुई थी पता नहीं, मैं अभी तरुण सर से मिला था, तरुण सर का बच्चे थोड़े से सर एकदम मुझे लग रहा है कि बहुत बेसिक्स हैं, तो मैंने आज जाके बेसिक ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल, अच्छा बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया सर ने क्या? अभी एक बार बायोमोलिक्यूल करा दूं मैं, ठीक है, फिर तुमसे दुनिया में कोई बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन पूछे ना, और तुम ना चीर फाड़ कर देना उस बायोमोलिक्यूल को, तो मुझे बताना, ठीक है। बस वही रह गया, तभी समझ में आया, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल करा रहा हूँ, ठीक है। फिजियो को जस्ट बात, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो ठीक है, उसको भी खत्म करा देंगे। तो मुझे नहीं लग रहा तुम बहुत एकदम ऐसे हो। हाँ, नहीं नहीं, पर मैं चलूंगा ये नीचे से लेकर के, टेंशन मत करना। कितने बच्चे तुम मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़े आज तक? हाँ, तो इतने बच्चों का ध्यान रखूंगा मैं। हाँ तो हाथ उठा दो,
हाँ नहीं, सबका ध्यान रखूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा और हाथ पकड़ के, ये लोग कह देंगे हाँ सर चलो आगे, तो ही चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा मैं, समझ रहे हो। हाँ तो बस, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि अगर कहीं भी कुछ भी लग रहा है तो मैं रुक जाऊंगा, समझ गए, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जितना बताया उतना समझ में आया नहीं आया? नए नए बच्चे जो हैं एकदम अंकुरित जो हुए हैं अभी, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका हैबिटेट, हैबिटेट समझते हो, आप कहाँ रहते हो, आपकी जगह क्या है, आप जल में रहते हो, क्या आप थल में रहते हो, क्या आप हवा में रहते हो, क्या आप बिलों में रहते हो, नहीं आया क्या? कहां रहते हो ये निर्भर करता है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के निर्माण के लिए, नहीं आया क्या? दूसरा क्या दे रखा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी बनी है, वो टिश्यू लेवल की है, सेलुलर लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है, क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल की है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर आप सोचो सिर्फ आप सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोशिकाओं से मिलकर बने हो, तो ऑर्गन कहां से आ जाएगा? तो कोशिकाओं के थ्रू करोगे, सिंपल। हाँ, जहां पर आगे जाकर के, ठीक है, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल आया, तो ऑर्गन लेवल आया तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ऑर्गन का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो, बना के उसको मॉडिफाई कर रहे हो। हाँ, जहां ऑर्गन सिस्टम आया तब कई ऑर्गन मिलकर के एक काम करेंगे, नहीं आया क्या? सिस्टम में कई ऑर्गन मिलकर के एक काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिपेंड करता है कि आपका हैबिटेट कैसा है, आप जहां रहते हो जगह कैसी है, इस पर निर्भर करता है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का बनना, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मैं उन्हीं को उठा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की मास्टरी करानी है थोड़ी सी। अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा व्हाइट है, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से तो कहां होगा? पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस होते हैं। जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा नए बच्चों को बोल रहा हूं कि उसमें मैं पॉरीफेरा पढ़ाऊंगा, पहला पॉरीफेरा आएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्पॉन्जेस के अंदर, ठीक है। वो सिंपल कई सेल मिलकर के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पर क्या किस तरीके का सिस्टम होगा? बॉडी सरफेस, सेलुलर लेवल है। आगे टिश्यू लेवल पर आऊंगा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, समझ रहे हो, बॉडी सरफेस से होगा। प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज बॉडी सरफेस से ही करते हैं ये भी, ठीक है, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है। एसके हेलमिंथीज की बात करते हैं, ये भी बॉडी सरफेस से करते हैं, पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो सरफेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथीज तक का 3 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। एनिलिड, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथीज, समझ रहे हो, क्योंकि प्लेटी हेलमिंथीज जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एनसीईआरटी में एग्जांपल है, वो फ्री लिविंग होता है, आप समझ रहे हो, ठीक है। जबकि राउंड वॉर्म की बात की जाए, एस्टेलमेंथीज की बात की जाए, तो मोस्टली एंडोपैरासाइट ही होते हैं। अब अंदर आंतों के अंदर है तो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? अरे आंतों में तो कर सकते हैं ना, गट में तो कर सकते हैं, कोई डाउट? कौन बोला कैसे कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते क्या? ऑक्सीजन जा रही है, नहीं जा रही है? जा रही है ना, लगेगा झांपड़, ये लंग्स में जा रही है क्या हाथों में जा रही है ऑक्सीजन? भाई नहीं कर सकते। आपकी गट में, आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आपकी हाथों में ऑक्सीजन नहीं है, ये तुम फेफड़ों में लेके जा रहे हो, लंग्स में लेके जा रहे हो, अब गट में लेके नहीं जा रहे हो अपनी ऑक्सीजन को, कहां लेके जा रहे हो? लंग्स में। तो ब्लड के थ्रू हाथों में पहुंचेगा, गट में पहुंचेगा, तेरी छोटी हाथ बड़ी हाथ में ब्लड में पहुंचेगा, खाना जा रहा है छोटी हाथ के अंदर, बड़ी हाथ के अंदर, वहां ऑक्सीजन होगा। यही तो पूछ रहा हूं, ये गट का, ये राउंड वॉर्म कहां रहते हैं? कीड़े नहीं है हाथों में मिलने वाले कीड़े, कभी गोलियां खाई होंगी ना, टिनिडाजोल, मेट्रिंडाजोल खाई हैं? हाँ, खा लेना तुम लोग भी, अभी खाई है, अभी हाल फिलहाल में? भाई हाथ जोड़ रहा हूं, खा लेना भाई अभी। ये अभी बता दूं, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी रिसर्च निकल रही है जिसके अंदर एडल्ट के अंदर कोमा में जा रहे हैं लोग, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं का बाहर का कुछ भी खाते हो तो ये राउंड वॉर्म आपकी गट में पहुंच रहे हैं, और गट से इनका जो छोटा वाला रूप होता है ना, ये कहीं पर भी गट में अगर कहीं मतलब इन्फेक्शन, छाले पड़ जाएं तो ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड से ब्रेन में जा रहे हैं और ब्रेन को ब्लॉकेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे केस आ रहे हैं, क्योंकि बाहर का अनहाइजेनिक फूड है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने खुलेआम बोल रही है कि भाई कोटा में तो तुम जो मेडिकल के बच्चे उनको बंटती हैं गोलियां सारी की सारी, जितनी कोचिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पर यहाँ नहीं बंटती, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें खरीद सकते हो, तुम लोग रिच हो यहाँ के, समझ रहे हो ना भाई? भाई तुम नहीं, 15-20 रुपए की शायद गोली आती है, 25 की आती होगी शायद, जो भी है, ठीक है, 15-20 रुपए की गोली आती है, एक खानी होती है, फिर एक 15 दिन बाद खानी होती है, तो खा लेना मेरे भाई,
हाँ 2 खानी होती है 15 दिन के बाद, ठीक है, थोड़े बहुत स्पोर रह जाते हैं उसको मारने के लिए, पर खा जरूर लेना, मैं पहले क्या दे रहा हूं मैं, ठीक है, सीरियस चीज है, ठीक है। और अपने जो भी प्रियजन हो सबको खिलवा देना, नहीं आया क्या, हाँ जरूरी है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझसे डिस्कस कर लेना, क्या किसी भी दुकान पर जाना कि कीड़े मारने की दवा दे दे, पेट की कीड़े मार भाई पेट के कीड़े मारने की दवा दे दे, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, टिनिंडाजोल, मेट्रिंडाजोल और उसके भी और भी कंपोजिशन आते हैं, ठीक है, तो आपको वो दे देगा। पेट के कीड़े वाली बोल देना, कीड़े मारने की मत बोलना, पेट के कीड़े, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। एंटी हेलमेंथिक आती हैं, एंटी हेलमेंथिक बहुत सारी ड्रग आती हैं, बहुत सारी कंपनी की आती हैं, किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी की लेकर के 2 बार तो जरूर ले लेना, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, समझ में आ गया। तो जनरल बॉडी सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और बताओ टीनोफोरा, टीनोफोरा, और बताओ प्लेटीहेलमिन्थीज, बस यही छोड़ो, क्योंकि एस्केलमेंथीज टोटली एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, जरा बताओ, बॉडी सरफेस, यस। और बॉडी सरफेस की बात करते हैं तो क्या होगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने अगला एग्जांपल क्या दे रखा है इसके बाद, मॉइस्ट क्यूटिकल, याद आया, जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म है, मैं फ्रॉग है, कई चीजें मैं क्लास में लेके आऊंगा, आप ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल चलेंगी यहाँ पर, मजाक नहीं है, ठीक है। मैं पूरी किट मंगा रहा हूँ, सारी की सारी बायोटेक की बहुत सारी किट मंगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑलरेडी मंगा रखी है मैंने कुछ, ठीक है। तो सब चीजें लेके आएंगे, बिल्कुल हर चीज जहां जहां हो सकता है प्रैक्टिकली कराएंगे, जहां जहां चीजें हो सकती हैं तुम्हें एकदम फील करा देंगे, यार ऐसा होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, स्पेशली बायोटेक के अंदर, स्पेशली कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं उनके अंदर, ठीक है, जहां पॉसिबिलिटीज है, समझ गए ना मेरी बात, वापस आ जाओ, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थीज तक क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म, अच्छा फ्रॉग, फ्रॉग में भी एडल्ट, जहां समझना आए राइटिंग बता देना, ठीक है। आज मैं अपना नेक्स्ट में अपना वाला लेके आऊंगा मार्कर, उससे राइटिंग ठीक आएगी। अरे ये एक्चुअल में रबड़ नहीं है, ये प्लास्टिक वाला है, ये रबड़ का होता है ना तो दब के चलता है, ये प्लास्टिक है, सोचो ये स्लिप मार रही है, समझ गए ना मेरी बात, तो नहीं टिक पा रही है इसके ऊपर, मेरे पास जो वो रबड़ का है आगे, हाँ ठीक है। तो अगर इसकी बात करते हैं अर्थवॉर्म ऑफ फ्रॉग, तो ये क्या करेंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल, अच्छा जो अगर मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होगा तो उसको टर्म यूज करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ये क्वेश्चन बनेंगे, अभी नहीं बने अब तक, ये अपडेट हुए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटिकल एक लेयर होती है समझो, जो एक खास टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और उस प्रोटीन की खास बात क्या होती है, वो एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्व करेगी तो वो मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट का मतलब है जिसमें नमी युक्त है, नमी युक्त है, समझ रहे हो, हर किसी के पास नहीं होती। तो भी कह रहे एक तो जनरल बॉडी सरफेस से हो गया, बॉडी सरफेस से का मतलब है यहां पर क्यूटिकल नहीं है, समझना मेरी बात, यहां पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं है, या इसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं प्रोटीन को, ठीक है, इसको एल्ब्यूमिनस रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो प्रोटीन क्या करती है, वातावरण से नमी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया आसानी से हो पाए। आप समझ पा रहे हो, तभी तो एक क्वेश्चन पहले आता था यूपी पीएमटी के अंदर कि अर्थवॉर्म था सिलेबस में, कि अर्थवॉर्म की सरफेस पर अगर हम 2 या 3 ड्रॉप एल्कोहल की डाल दें तो क्या होगा, मर जाएगा, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो अल्कोहल से रेस्पिरेशन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्कोहल उस प्रोटीन को डाइजेस्ट मतलब डिसॉल्व कर देगा, उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई स्किन से वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जरूरी है, उस प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, प्रोटीन का नमी को एब्जॉर्व करना जरूरी है, तभी जाकर के वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया
विसरण की प्रक्रिया हो पाएगी। आप समझ रहे हो? तभी तो मैं यहां पर भी लिख सकता था ना बॉडी सरफेस, तो बॉडी सरफेस नहीं लिख रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लिख रहे हैं, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, कोई डाउट? चलो, अगर मैं आपसे कहूं, अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग हो गया, कॉकरोच इंसेक्ट की, ये सिलेबस में आपके एनसीईआरटी में डायग्राम इसको वो भी दे रखा है, ठीक है। नंबर 3 लेके चलते हैं। कॉकरोच किसमें आएगा? इंसेक्टा, ठीक है। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो यहां कुछ अलग टाइप का सिस्टम देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ट्रैकियल नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, याद आया? हाँ, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, इसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रैकियल, इसको समझाता हूं मैं अभी नए बच्चों को। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं ना, कभी देखा होगा घर में तो कॉकरोच है ही ना, सब जगह ही होते हैं यार, ठीक है। कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच इस तरीके से होगा, तो कॉकरोच में सेगमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे सेगमेंट बने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अगर इन सेगमेंट की बात करते हैं तो इन सेगमेंट में देखोगे ना, साइड में ऐसे होल बने होते हैं यहां पर इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इन होल की बात की जाए तो इन होल से यहां पर एक पूरा ट्यूबुलर सिस्टम बनता है, ऐसे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ट्यूब्यूल और छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से, और ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं। ये तो कॉकरोच के अंदर में एक ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाया है। इस ट्यूब्यूल से तुम देख पा रहे हो क्या इधर? इस ट्यूब्यूल से ऑक्सीजन जा रही है, वही एयर जा रही है, सेम वही चीज, और CO2 बाहर आ रही है। डायरेक्ट टिश्यू के अंदर, यहां पर टिश्यू बने होंगे, तो डायरेक्ट टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया चल रही है। तो एक्चुअल में कई एनिमल होते हैं जिनके अंदर इस तरीके के ट्यूब्यूल के नेटवर्क देखने को मिलते हैं। ना तो उनके पास लंग्स है, ना क्यूटेनियस कर सकते हैं, क्योंकि बाहर काइटिन का एक आवरण है, काइटिन का एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, हार्ड काइटिन। नहीं, कभी कॉकरोच पैरों के नीचे आया है क्या? कैसी आवाज आती है? बिल्कुल सही, टूटने की आवाज आती है, कुछ टूट रहा है, वो काइटिन का उसका एक्सोस्केलेटन है, वो टूटता है, ठीक है। तो कॉकरोच भी लेके आएंगे एक दिन, ठीक है। तुम्हारे पास अगर बड़े बड़े कॉकरोच हो तो ले आना, ठीक है। तो कॉकरोच पढ़ाएंगे तब उसका माउथ पार्ट निकालेंगे, पूरा एकदम क्लियर करके दिखाएंगे, ठीक है क्या? मिल जाएंगे? बड़ा वाला चाहिए? मिल जाएगा, बस ठीक है, ठीक है। डरते तो नहीं तुम लोग? कोई नहीं डरता भाई? कल ही को मसल दिए, अरे वाह, बहुत सही, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब इधर आ जाओ। तो सीधी सी बात है, जहां पर इस तरीके के नेटवर्क देखने को मिलेंगे नए बच्चे, जहां पर नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं, जाल देखने को मिल रहे हैं ट्यूब्यूल के, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो टर्म्स क्वेश्चन आएंगे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा जैसे जहां पर स्पेशल टाइप के वेस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर, स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर। वेस्कुलर समझते हो? वेस्कुलर का मतलब है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा हो, वेस्कुलर, वेस्कुलर समझते हो ना? ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा हो, वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? कल से एक काम करोगे, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, वो एक जगह बैठेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नए बच्चे जो बिल्कुल जीरो पर, तो मैं उनकी आंखों में देखना चाहता हूँ, मिक्स है सब आंखें, ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसकी आंखों में देखूं, समझ रहे हो ना? तो कौन कौन नए बच्चे हैं एक बार? अच्छा, इधर इधर आंखों में देखना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इनकी आंखों को कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। बस ये खा पी के नहीं आई है और तो सब ठीक है ना? तो सुबह ब्रेकफास्ट करके आया करो भाई। आते हो नहीं आते हो? ब्रेकफास्ट जरूरी है सुबह का, एनर्जी चाहिए। अरे नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलता यार? पोहा तो मिलता है भाई। अच्छा, यहाँ नहीं है पोहा? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कुछ ना कुछ तो मिलता होगा यार। लिट्टी चोखा मिलता है? फेमस लिट्टी, मतलब फेमस लिट्टी चोखा कहाँ यहाँ खाया जाए, कहाँ मिलेगा? तो बस खा के आएंगे, ठीक है, खा के आएंगे कभी, ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ ही चलेंगे एक दिन, ठीक है। पार्टी करेंगे, पर टेस्ट में जिस दिन तुम अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है, उस दिन पार्टी भी होगी। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल एक फैमिली की तरह जिएंगे, मस्ती की तरह, पर टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी देना जब भी टेस्ट हो।
बस दिल खुश कर देना, यही चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ट्रैकियल समझ में आया। अगर कॉकरोच की बात करते हैं, इंसेक्टा की बात करते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मिलेगा, इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। कोई डाउट? आगे बढ़ रहा हूं। इसके अलावा अगर बात आएगी तो अगला एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे एक्वेटिक ऑर्थोपोड है, जैसे एक्वेटिक ऑर्थोपोड समझते हो ना, हाँ, मतलब वही इंसेक्टा, मतलब इंसेक्टा नहीं कहेंगे, एक्वेटिक ऑर्थोपोड कहेंगे। जैसे प्रॉन है, प्रॉन जानते हो, प्रॉन, हाँ, पानी में रहता है। तो ऐसे ऑर्थोपोडा जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके पास गिल्स होंगे, पानी के अंदर तो गिल्स ही काम करेंगे। या फिश की बात करूं तो फिश के पास भी गिल्स ही होंगे, समझ रहे हो। जैसे अभी मैंने एडल्ट लिखा है फ्रॉग के आगे, फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो पानी में रहता है, फिश की जैसा होता है, ठीक है, उसमें भी गिल्स ही होते हैं। तो गिल्स का मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। तो गिल्स भी मैंने हैबिटेट क्या है, ठीक है। तो एक्वेटिक ऑर्थोपोड, फिश, लार्वा ऑफ फ्रॉग, अगर इन सब की एटसेट्रा कर देता हूं, लगभग यही, जब भी एक्वेटिक की बात आएगी, इन सब के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स। अब गिल्स को बोलते क्या है समझो, गिल्स के लिए एनसीईआरटी ने टर्म लिखा है, उसी पे क्वेश्चन आएगा। इसके लिए क्या बोलते हैं, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग, बिल्कुल सही है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग, वेस्क्यूलराइज्ड का मतलब होता है जिसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, गिल्स की बात आएगी, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग आएंगे, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जैसे इसको बोलते हैं क्यूटेनियस, इसको बोलते हैं ट्रैकियल, इसके लिए बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं कॉकरोच वाले पार्ट को, ठीक है। इसके लिए क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अरे हाँ, बैक कर दिया, स्ट्रक्चर बैक तो उसमें आएगा लंग्स में, बिल्कुल सही है। यही यही तो क्वेश्चन आता है, यही गलती कर देते हैं, ठीक है। जब स्ट्रक्चर पूछेगा तो गिल्स की बात चल रही है, और बैग पूछेगा तो बैग कहां पर बने, एल्वुलाई, अपना लंग्स। भाई लंग्स एक बैग है, क्लोज चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं इसको, कैविटी बोलते हैं, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो वेस्कुलराइज बैग है, और ओनली स्ट्रक्चर आएगा तो गिल्स की बात करेंगे, और रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन टर्म यूज करेंगे। अब लास्ट में आता है इसके अंदर लंग्स की बात कर लेते हैं, नंबर 5। तो लंग्स में क्या होगा, कहां पर होंगे, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, ठीक है, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल समझते हो, जो थल पर, धरती पर रहते हैं, ठीक है। तो इनके पास नेचर ने क्या दिया, इनको लंग्स दिए, ठीक है, लंग्स दिए। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या क्या आ जाएंगे, एम्फीबिया आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, एम्फीबिया आ गए, ठीक है, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ठीक है, मैमल्स आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, एटसेट्रा कर देते हैं, ठीक है। अगर लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के लिए टर्म यूज क्या करेंगे हम, अब ध्यान रखना, यहां वेस्कुलराइज बैग यूज करोगे, यहां वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, तो क्या यूज करोगे, वेस्कुलराइज वेस्कुलराइज बैग टर्म आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बैग। और बैग आ गया तो क्या टर्म यूज करोगे उसके लिए, पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब बताओ ये स्टेप याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। देखो अभी 2-3 क्लासों में कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-3 क्लासों के बाद जब थोड़ा सा कंटेंट बढ़ेगा ना, तो बस समझ रहे हो, मेरे क्वेश्चन की बौछार फिर चालू हो जाएगी। ये अब तुम्हें देखना है कि कैसे करना है। फिर से बोल रहा हूं, पॉरीफेरा, ठीक है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज में बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन होता है, पानी में रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है इनको, ठीक है।
अगर मैं अर्थवॉर्म और फ्रॉग की बात करता हूं, ठीक है, तो इनके पास खास प्रकार की एक लेयर होती है जो वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेती है, समझ रहे हो। उसमें एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन का, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, आप समझ रहे हो, क्योंकि मॉइस्ट मॉइस्ट क्यूटिकल इसमें यूटिलाइज होती है रेस्पिरेशन के अंदर। हाँ, अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं, जो एक इंसेक्टा में आता है, कॉकरोच घर घर मिलता है, उसका एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलकर बनता है, तो काइटिन की वजह से वो बॉडी सरफेस से नहीं कर सकता, लंग्स उसमें होंगे नहीं क्योंकि लोअर इनवर्टिब्रेट में आता है, तो नेचर ने उसको एक ट्रैकियल सिस्टम दिया, एक ट्यूबुलर सिस्टम दिया, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल दिए, नलिकाओं का जाल दिया, ठीक है। तो जो ऐसे टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज करता है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रैकियल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या बोलेंगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्लियर है बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक पानी में रहने वाला कोई भी जीव हो, भाई पानी के अंदर एक ही चीज काम करेगी, गिल्स, लंग्स काम करेंगे नहीं, ट्रैकिया काम करेंगे नहीं, पानी मर जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो मोस्टली क्या यूज करते हैं, गिल्स, एडवांस, जो नॉर्मल टाइप के वो बॉडी सरफेस से भी कर लेते हैं, पर एडवांस एनिमल जो है उनके पास गिल्स होते हैं, जैसे एक्वेटिक ऑर्थोपोड हो गए, ठीक है, फिश हो गए, लार्वा ऑफ फ्रॉग हो गए एटसेट्रा, इन पे गिल्स होंगे, और जहां भी गिल्स होंगे इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। और बैग आ गया तो लंग्स की बात चल रही है, स्ट्रक्चर आ गया तो गिल्स की बात चल रही है, उस टाइप के रेस्पिरेशन को ये बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स की बात कर रहा हूं, तो इनके पास क्या होंगे, बैग होंगे, मतलब वेस्कुलराइज्ड का मतलब है जिसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो बैग, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इतनी बात क्लियर हुई, पहला हमने समझा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, वो क्लियर है एकदम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्लियर है। अब हम एंटर करेंगे किसके अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, हाथ उठाओगे बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, सिर्फ हाथ उठाओगे, स्पीड भी तुम्हारे पास वो है क्लिकर, उसमें कर सकते हैं क्या, अच्छा उसमें होगा उस, अच्छा उसको भी करना पड़ेगा, समझ गया, उस वाले ऐप में हो जाएगा जो पहले लगी थी स्लाइड। तो एक काम करेंगे, इनका सेशन अलग रखना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक सेशन अलग रखूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसमें क्लिकर यूज करना है, मैं देखूंगा किसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का मैं आधा घंटे का सेशन रखूंगा अलग से अगले टर्न से, तो आधा एक घंटे का क्वेश्चन सेक्शन होगा, उसमें सिर्फ आपको क्लिकिंग करनी है, जल्दी से जल्दी बताना है, तो मैं देखूंगा तुम में से कितने बच्चों का दिमाग तेज कितना चलता है, समझ रहे हो, खा के आना पड़ेगा इसके लिए, अलग कर लूंगा, उस वाले सेक्शन में कर लूंगा, ये सही है, तभी क्लिकर का मजा तभी आएगा, ठीक है। तो कितने लोग, हाँ हाथ उठाओ इधर से, उस सबने हाथ उठाया, नए वाले बच्चे कितने हाथ उठा रहे हैं, नहीं उधर भी है नए, ठीक है, हाँ बेटा तू ही बता, हाँ हाँ बिल्कुल, सी होगा, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स एंड रिजल्ट, कितने लोग सहमत हैं इससे, ये बताओ, हाथ उठा दो, कितने लोग सहमत नहीं है इससे, भाई सब तेरी तरफ है, बिल्कुल सही भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर, अगला देखता हूं मैं, हाँ बैठो, नहीं अब तुमसे नहीं, पीछे कैप, हाँ तुम्हें बताना है बेटा, पढ़ लो आराम से, इधर से भी जो नए बच्चे थे पीछे, सबसे पीछे, तू पीछे बैठ गया वहां, अब तू ही पकड़ा जाएगा, हाँ सबसे पीछे, हाँ बच्चों को लगता है पीछे बैठेंगे तो कोई देखेगा नहीं, जबकि आगे वालों को नहीं देख पाता कोई, निगाह पीछे वालों पर होती है, इतना टाइम, अरे हाथ उठ गया, हाँ बेटा, हाँ बोल बोलो क्या है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, हाँ 3 रेस्पिरेशन, और बोलो कितने लोग सहमत हैं इससे, कितने लोग सहमत नहीं है, अरे यार बैठ जा भाई, सारे के सारे तेरे साथ ही हैं, फैटी एसिड ड्यूरिंग द विच CO2 H2O एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस नोन एज, ब्रीथिंग तो बोलेंगे नहीं, वेंटिलेशन बोलेंगे नहीं, एक्सपायरेशन बोलेंगे नहीं, समझ गए ना मेरी बात, एक्चुअल में ब्रीथिंग को भी रेस्पिरेशन बोलते हैं, जानते हो ना, रेस्पिरेशन इज अ कॉमन टर्म जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस आती हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से बच्चा कंफ्यूज होता है, तो रेस्पिरेशन का मतलब केमिकल प्रोसेस भी है, रेस्पिरेशन का मतलब फिजिकल प्रोसेस भी है, तो रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, तो बस इससे ये क्लियर हो गया, अब आप भूलोगे नहीं कभी इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ नए वाले बच्चे बताएंगे, अरे इधर इधर कितने नए बच्चे हैं, पहले नए बच्चे हाथ उठाओ, नए वाले बच्चे, हाँ हाँ बेटा बताओ, तू ही बताओ,
mechanism of breathing are vary among different group of animal depending mainly on their, किस पर डिपेंड करती है? अरे वाह, ये तो अभी करा के चुका हूं, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। किस पर डिपेंड करती है? हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है, बहुत बढ़िया, सुपर। हाँ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अरे वाह, पहला हाथ उठा, दूसरा, ठीक है। बताओ। ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन ऑक्सीजन हैज टू continuously provide to cell and CO2 produced by cell have to be released out. This process of exchange of oxygen, ठीक है, from the atmosphere which CO2 produced by the cell is called, क्या बोलोगे इसको? बहुत बढ़िया, सुपर भाई। सही बोल रही है, गलत बोल रही है? सही बोल रही है, सब साथ हैं भाई, ठीक है, बैठ जाओ, बिल्कुल सही। क्योंकि पूरी इन्होंने डेफिनेशन की बात कर दी, फिजिकल की बात कर दी, और सिंपल सी बात है, तो रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, ब्रीदिंग भी बोल सकते हो, वेंटिलेशन भी बोल सकते हो, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सेशन रखूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पर क्लिक करके बेस पर होंगे, तब यार तभी मुझे स्पीड पता लगेगी, मैं ढूंढ पाऊंगा कि इस साल का टॉपर कौन है, ठीक है, समझ रहे हो? टॉपर होने के बड़े फायदे होते हैं, पता है? यार ये वाली बात मत करो, पैसा मिलता है, ठीक है, एक अच्छा कॉलेज मिलता है, ऐसे ही बोल सकते हो ना यार। क्या, कौन था ये पैसा वाला? ये पैसा लेगा 100%, होने तो टॉपर ये पैसा लेगा, क्या बैंक बेचेगा? पर कोई नहीं, एक अच्छा कॉलेज मिलता है, ठीक है, फ्यूचर मिलता है यार, मतलब आप टॉपर हो तो सोचो, मतलब बहुत कुछ है यार, मतलब आगे मतलब जब आप उसमें जैसे मैं अभी मिलने गया था एम्स के बच्चों से, तो जो टॉपर बच्चे थे ना, उनकी वहां रेपुटेशन अलग होती है। अब देखो, हर चीज का एक पीक होता है, यूट्यूबर का पीक चल रहा है इस समय, आगे आने वाले टाइम पर यूट्यूब एकदम डाउन चला जाएगा, हर चीज का एक समय होता है। और यूट्यूब इसलिए उठा क्योंकि लॉकडाउन आया था, इसके साइड इफेक्ट इतने तगड़े हैं, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। मेरा नंबर 0.12 था, जो 6 हो चुका है इन 2-3 सालों में, जब से ऑनलाइन में आ गया हूँ। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तो ऑफलाइन की तरस रहा था, मैं कब जाऊं बच्चों के संग इंटरेक्शन, जो कि मतलब रेडिएशन से बचूं, ठीक है, हर समय लैपटॉप, हर समय वो, हर समय यही इसी में लगे रहना दिन और रात, तो हालत खराब हो ही जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं चीजों के इफेक्ट भी है, मतलब साइड इफेक्ट भी तगड़े हैं, बहुत तगड़े साइड इफेक्ट हैं। और पता है, न्यूरॉन डीजनरेट होते हैं मेनली, एक बार को, चलो हमारी तो एज निकल गई, पर नए बच्चों की अगर न्यूरॉन इस एज पर डैमेज होंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बड़ी बड़ी रिसर्च आ रही है, तभी तो बहुत स्कूल लेवल पर मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मोबाइल दूर रखो, कंटिन्यू न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होते, जानते हो ना ये वाली बात, न्यूरॉन बनते नहीं है, एक बार बन गए, जन्म से बन गए, अगर उनका विघटन स्टार्ट हो गया, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मतलब आगे जाकर एल्जाइमर और पार्किंसन जैसी डिसीज हो जाती है, बहुत डेंजरस चीजें हैं, ठीक है। पर अब क्या करें, वो मजबूरी थी, लॉकडाउन आया था इसलिए, पर चलो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बता ही दिया उसने, झंझट ही नहीं सर, लास्ट ऑप्शन, नो डायरेक्ट ब्रेकडाउन। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है ना उसने? अच्छा, अरे वाह, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन बिल्कुल सही, क्योंकि इनकरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होता, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब टेंशन मत करो, जो सेशन होगा ना उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं अभी लगाए नहीं होंगे कहीं पर भी, बनवा रहा हूं मैं अलग से, ठीक है, पूरा उस पर चल रहा है काम, तो वो डिस्कस करूंगा तुमसे मैं, और क्लिकर के साथ करूंगा मैं। हाँ, जरा एक और बताओ। कितने? सबके हाथ उठ, क्यों नहीं हाथ उठ रहा भाई? ब्लैक टी शर्ट शर्ट, हाँ बता। 4 होगा, बोथ ए एंड बी, कितने लोग सहमत हैं इससे? अब मुर्गा बना दूंगा अगली बार मैं, देख लू क्या है। द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर टू, टिश्यू रेस्पिरेशन, समझ रहे हो? ब्रीथिंग बोलेंगे क्या? पल्मोनरी बोलेंगे क्या? टिश्यू रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। ये धोखा होता है जब बोथ लिखा होता है ना, आंख बच्चा पढ़ता ही नहीं है, सर बोथ है तो ये होगा, समझे? टिश्यू, टिश्यू का मतलब सेल के अंदर का रेस्पिरेशन, क्या बोलेंगे उसको? सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया, समझे या नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और है, चलो।
इन लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एटसेट्रा, एक्सचेंज। डी। कितने लोग डी के लिए नहीं है? अरे यार चलो ठीक है, बॉडी सरफेस बिल्कुल सही। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय, हाँ ब्लैक शर्ट। भूल बेटा, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोल देंगे कुछ भी? पीछे, सबसे पीछे, कोशिश करो। नहीं, हाँ बेटा डी, बोथ बी एंड सी, गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखियो। कितने लोग सहमत हैं डी से? डी से कितने सहमत नहीं हैं? अरे ये क्या हो रहा है? ये सहमत नहीं हो ना? एक दो, तुम दो ही हो बस, बहुत बढ़िया। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय अर्थवर्म, एक्वेटिक ऑर्थोपोड, एक्वेटिक मोलस्कस, बताओ। बोथ बी एंड सी। भाई वेस्कुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, गिल्स की बात कर रहा है, कहां गया स्ट्रक्चर? और अगर गिल्स की बात कर रहा है तो मतलब एक्वेटिक अर्थवर्म भी होगा और मोलस्कस भी होगा, दोनों ही एक्वेटिक लिखे हैं। अगर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक होते तो कुछ और सोचते हम, ठीक है, समझ रहे हो? पर यहां पर आप गिल्स ही, एक्वेटिक टर्म आ गया, सोचना ही नहीं है, गिल्स लगा देना है, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्या लगाओगे इसका? बोथ। समझे नहीं समझे दोनों, कहां गए? समझ गए? हाँ चलो, कभी कभी जनता का साथ दे देना चाहिए। हाँ अभी तो इतना ही है, क्वेश्चंस अब इतने ही लेके आया हूं जितना। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तुम्हारा ब्रेक होता है बीच में क्या कोई? कितने बजे होता है? हाँ तो कोई नहीं, अब ब्रेक कर लेते हैं छोटा सा, फिर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? पूरा माउस से स्टार्ट करेंगे, पूरा लंग्स तक का पूरा लेके चलेंगे। कोई डाउट? हाँ बता, जोर से बोल। अच्छा, कितने बजे से है? 10-15 से? नहीं, मैं किसी का मतलब, मैं अपने ही लेक्चर मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं कोई कल को, समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ जितने मेरे लेक्चर हैं उतने मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है? हाँ नहीं, क्योंकि नहीं, मेरी प्रायोरिटी है केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्योंकि मुझे रैंक फोड़वानी है, और रैंक फोड़ने के लिए मुझे बस ये, तुम दो चीजें स्ट्रॉन्ग कर ले गए, जो बायोलॉजी तो मैं ले लूंगा, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमसे क्या निकलवाना है, कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम्हारी इतना है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में कर जाओ कुछ। तो एक काम करें, 10:45 से है ना? तो रुक जाओ यार, फिर मैं कंप्लीट करके ही छोड़ू तुम्हें, है ना? फिर ब्रेक तुम्हें कितने बजे मिलेगा? उनका भी 2 क्लास होगा ना? अभी 2 ही क्लास चल रहा है, मतलब एक बायो का और एक केमिस्ट्री। कितने घंटे क्लास है? अच्छा ठीक है, चलो मैं भी डिस्कस करता हूँ पूरा प्लानिंग क्या है। तुम अभी रेस्ट कर, तुम कर लो, तुम्हारा भी ब्रेक जरूरी है, सूख जाएंगे सारे के सारे, ठीक है? कुछ खा लो थोड़ा सा, और कल से थोड़ा सा मैं टाइम ले लूंगा ज्यादा, ठीक है? मैं कल इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे खींच के चलूंगा, ठीक है? पर साथ में सबको लेके चलूंगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? जब तक तुम कहोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पर इतनी जिम्मेदारी है, आज एनसीईआरटी खुद पढ़ के आओगे, मैं तो कराऊंगा एनसीईआरटी, पर एक बार जितना मैं कराता जा रहा हूं ना, उतना ऐसे ही एक लाइन ऐसे पढ़ के आनी है, ठीक है? हाँ बेटा, नहीं, जितना मैं करा रहा हूं उतना। अगर मैंने आज 2 पैरा कराए हैं तो कल वो 2 पैरा पढ़ के आओगे, परसों फिर तीसरा पैरा भी ऐड करके उसमें, मतलब समझ रहे हो ना? यानी जब भी मेरी क्लास होगी तो पुराना पढ़ के आओगे आप, बस इतना ध्यान रखना, ओके? तो अभी इसको कंटिन्यू है। चलो अभी तुम केमिस्ट्री के लो, मैं तो हूं यहाँ, रुका हुआ शाम तक हूं यहाँ पर, ठीक है? तीसरा किसका है? तो मैं रुका हूं अभी, ठीक है? मैं रुका हूं, ठीक है? मैं कहीं जा नहीं रहा, सुधांशु सर ले लें पहले, उसके बाद मैं रुका हुआ हूं, फिर मैं आधे घंटे ले लूंगा, समझ रहे हो ना? हाँ तो मैं हूं, और कल भी रहूंगा, जितना ले सकता हूं अभी लूंगा, क्योंकि अभी जब तक एक एक क्लास चल रही है। जब फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी थोड़ा ढंग से आ जाएगी तो मेरा जितना टाइम मुझे मिलेगा उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, समझ रहे हो?
बस तुम इतना करना, उतना भी नहीं करोगे रिवीजन भी मैं करा दूंगा, चलो, पर तुम बस थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि बीच में गैप आएगा ना, उस गैप में गड़बड़ ना कर देना, उस गैप के अंदर अपना पूरा करके आना, एक बार रिवीजन करके आना है, क्योंकि बीच में गैप मिलेगा लंबा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, वो तो कर लेंगे फिर, ठीक है। ओके बेटा, अभी मिलते हैं, अभी अभी मिल रहे हैं, अभी केमिस्ट्री के बाद।